हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। जेनेटिक्स के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो लॉज थे उनमें बचे हुए कुछ और लॉज हैं वो डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। और बात कर लेते हैं अब तक जो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है, यानी मोनो हाइब्रिड, डाई हाइब्रिड, ट्राई हाइब्रिड, बैक क्रॉसेस यानी टेस्ट और आउट क्रॉसेस, और इनकम्प्लीट डोमिनेंस, को डोमिनेंस, सब कुछ डिस्कस एक टेबल बना के कर लेते हैं। यानी उनमें मेमोराइज करने वाला मैटर एक टेबल की फॉर्म में डिस्कस कर लेते हैं सबसे पहले तो, फिर जो बचे हुए एक दो लॉ और हैं वो डिस्कस कर लेंगे। क्लियर है? तो हम बात करते हैं, सबसे पहले टेबल बनाएंगे तो हम बनाएंगे क्रॉसेस की टेबल। सबसे पहले तो देखेंगे क्रॉस, ठीक है, कौन से क्रॉस के बारे में जानना है हमें, ठीक है। फिर उस क्रॉस का जीनोटाइप क्या होगा, मतलब जीनोटाइपिक रेशियो, जीनोटाइपिक रेशियो क्या होगा, क्लियर है। और उस क्रॉस का फिनोटाइपिक रेशियो क्या होगा, उस क्रॉस का फिनोटाइपिक रेशियो क्या होगा, ये हमें डिस्कस करना है एक टेबल बना के, क्योंकि हर क्रॉस में मैक्सिमम क्वेश्चन इन्हीं चीज़ों से पूछे जाते हैं। क्लियर है? तो अब तक क्रॉस जितने डिस्कस किए उन सब के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस से, ठीक है। मोनो हाइब्रिड क्रॉस, क्लियर है। मोनो हाइब्रिड क्रॉस डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद हम डिस्कस करेंगे डाई हाइब्रिड क्रॉस, डाई हाइब्रिड क्रॉस, डाई हाइब्रिड क्रॉस, क्लियर है। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे ट्राई हाइब्रिड क्रॉस के बारे में, ट्राई हाइब्रिड क्रॉस, क्लियर है। फिर हम बात करेंगे टेस्ट क्रॉस की, टेस्ट क्रॉस, क्लियर है। नेक्स्ट हम बात करेंगे बैक क्रॉस की, सॉरी बैक क्या, बैक तो टेस्ट क्रॉस बैक क्रॉस का ही तो टाइप है, तो बैक क्रॉस का ऑल ओवर ना देख करके जैसे टेस्ट क्रॉस का देखा, इसी तरह हाफ हम लोग देखेंगे आउट क्रॉस का, आउट क्रॉस, क्लियर है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे इनकम्प्लीट डोमिनेंस के बारे में, इनकम्प्लीट डोमिनेंस की, इनकम्प्लीट डोमिनेंस का जीनोटाइपिक और फिनोटाइपिक रेशियो देखेंगे, और उसके बाद एट लास्ट हम लोग बात करेंगे कोडोमिनेंस की, कोडोमिनेंस का जीनोटाइपिक और फिनोटाइपिक रेशियो देखेंगे। क्लियर है? समझ गए ना? तो देखो बात करते हैं इन सब क्रॉसेस की। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस से। तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस का जीनोटाइपिक रेशियो क्या होगा? मोनो हाइब्रिड क्रॉस का जीनोटाइपिक रेशियो हम लोगों ने निकाला था 1:2:1, क्लियर है। और फिनोटाइपिक रेशियो भी इसी तरह हम लोगों ने निकाला था 3:1, क्लियर है ना? समझ गए? चलो ये बात हुई मोनो हाइब्रिड क्रॉस की। अब आते हैं किस पे, डाई हाइब्रिड क्रॉस पे। तो डाई हाइब्रिड क्रॉस का जीनोटाइपिक रेशियो हम लोगों ने निकाला था, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स था, 1:2:1:4:2:1:2 और 1:1, ये तो था जीनोटाइपिक रेशियो, क्लियर है। अब बारी आती है फिनोटाइपिक रेशियो की। तो फिनोटाइपिक रेशियो था 9:3:3:1, क्लियर है, 9:3:3:1, ये आ गया फिनोटाइपिक रेशियो। अब इसी तरह हम बात कर लेते किसकी, ट्राई हाइब्रिड क्रॉस की। ट्राई हाइब्रिड का एक बार जीनोटाइप नहीं देखते, पहले फिनोटाइप कंप्लीट करेंगे। ट्राई हाइब्रिड का फिनोटाइप क्या होगा? ट्राई हाइब्रिड का फिनोटाइप है 27:9:9 3:3:3:1, क्लियर है। ये तो हो गया क्या इसका फिनोटाइप। जीनोटाइप यहाँ ना तो हम लिखेंगे ना ही हम इतना बड़ा जीनोटाइप लिख सकते, 64 टर्म्स का आएगा, वो तुम लोगों को मैंने सिखा रखा है, पहले निकाल के भी बता रखा है, तो तुम लोग घर बैठ के आराम से निकालना जीनोटाइप, ठीक है, क्लियर है। ये हम ब्लैंक छोड़ देते हैं।
समझ गए। नेक्स्ट अब बात करते हैं टेस्ट क्रॉस की। तो टेस्ट क्रॉस का जीनोटाइप और फिनोटाइप क्या होगा? देखो अगर टेस्ट क्रॉस की बात आए तो टेस्ट क्रॉस का जीनोटाइप होता है 1:1 और इसी तरह इसका फिनोटाइप भी यही होता है 1:1। क्लियर है। और बात करें आउट क्रॉस की, आउट क्रॉस में क्या चेंज आता है? तो देखो आउट क्रॉस की जब चेंज की बात करते हैं तो आउट क्रॉस में भी जीनोटाइप 1:1 ही रहता है, ठीक है। जबकि फिनोटाइप चेंज होकर के सिर्फ 1 बच जाता है, यानी ऑल, जब सारे फिनोटाइप सेम आते हो। आउट क्रॉस में सारे फिनोटाइप एज इट इज सेम आते हैं, ठीक है, तो सिर्फ 1 आ गया। क्लियर है। बात आ गई इनकम्प्लीट डोमिनेंस पर। इनकम्प्लीट डोमिनेंस का जीनोटाइपिक रेशियो क्या होगा? इनकम्प्लीट डोमिनेंस का जीनोटाइपिक रेशियो होता है 1:2:1 और फिनोटाइपिक रेशियो भी यही होगा 1:2:1। अब इसी तरह कोडोमिनेंस का भी जीनोटाइप फिनोटाइपिक रेशियो ऐसा ही होता है 1:2:1 1:2:1। तो ये बात हुई किसकी? मोनो, डाई, ट्राई, टेस्ट क्रॉस, आउट क्रॉस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, कोडोमिनेंस, ठीक है। इन सब के जीनोटिपिक और फिनोटिपिक रेशियो की, इन सब के जीनोटिपिक और फिनोटिपिक रेशियो की बात होगी। क्लियर है। इनमें तो मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं होना चाहिए। समझ गए ना? समझ गए। तो देखो इस टेबल में हम लोगों ने क्या बनाया है? मोनो हाइब्रिड क्रॉस का जीनोटाइप, डाई हाइब्रिड क्रॉस का, ट्राई हाइब्रिड क्रॉस का, टेस्ट क्रॉस का, आउट क्रॉस का, इनकम्प्लीट डोमिनेंस का एंड कोडोमिनेंस का। क्लियर है। इन सब के जीनोटिपिक और फिनोटिपिक रेशियो देख लिए हैं। तो एक काम करो, जल्दी से वीडियो को पॉज करो और ये पॉइंट नोट डाउन कर लो, फिर हम लोग नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं, ठीक है। हो गया? चलो अब नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं। ये तो था जो अब तक हम लोग पढ़ करके आए हैं। अब इससे आगे, अब बात करते हैं इससे आगे की। ये टेबल इंपॉर्टेंट है, ये क्रॉसेस के रेशियो याद रखने हैं हमेशा, ठीक है, अगर जेनेटिक्स में अच्छे नंबर लाने हैं तो, क्योंकि क्वेश्चन मैक्सिमम इन्हीं क्रॉसेस से पूछे जाते हैं। ये जो रेशियो हैं यही क्वेश्चन बनाते हैं एग्जाम के अंदर। क्लियर है। तो इनको भूलने का तो चांस ही नहीं है और मैं तो भूलने ही नहीं दूंगा तुम लोगों को। समझ रहे हो? चलो अब नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है अपना, देखो वो क्या है? अब हम लोगों को बचे हुए लॉ डिस्कस करने। और लॉ कौन से बच गए? तो 3 लॉ हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। कौन कौन से? लॉ ऑफ पेड यूनिट फैक्टर, क्लियर है। लॉ ऑफ डोमिनेंस, क्लियर है। सॉरी 2 ही डिस्कस किए, थर्ड लॉ पे आए हैं। लॉ ऑफ डोमिनेंस डिस्कस किए, लॉ ऑफ डोमिनेंस के दोनों एक्सेप्शन डिस्कस कर ली। अब थर्ड लॉ पे, ठीक है। थर्ड जो लॉ है वो है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, या फिर मैं कह सकता हूं इसे लॉ ऑफ प्योरिटी। लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स की प्योरिटी का लॉ, ठीक है, या फिर लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। अब ये वैसे तो है थर्ड लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, बट इसे कहा जाता है फर्स्ट लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। फर्स्ट लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस अकॉर्डिंग टू कोरेंस के अकॉर्डिंग, ठीक है। इसे जेनेटिक्स का पहला लॉ बताया जाता है कार्ल कोरेंस के अकॉर्डिंग। क्लियर है। समझ गए ये चीज, ठीक है। ये लॉ जो है, दिस लॉ डिपेंड्स ऑन F2 generation,
दिस लॉ डिपेंड्स ऑन F2 जनरेशन ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस की F2 जनरेशन पे डिपेंड है ये लॉ, ठीक है। ये कानून जो है, ये रूल जो है मोनोहाइब्रिड क्रॉस की F2 जनरेशन पे डिपेंड है। क्लियर है? ये दो पॉइंट हुए। अब ये लॉ बताता क्या है, तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ ड्यूरिंग गैमेटोजेनेसिस each gamete acquire a single allele of a gene, trait या फिर कैरेक्टर। मतलब क्या है इस लाइन का, कि गैमेटोजेनेसिस के टाइम कोई भी कैरेक्टर उसको रिप्रेजेंट करता हुआ, कोई भी कैरेक्टर उसका एक ट्रेट, उस ट्रेट को रिप्रेजेंट करते हुए जीन में जो दो एलील होती है ना, जीन पेयर ऑफ एलील है, उसमें से सिर्फ एक एलील एक गैमेट के अंदर जाएगी, यानी एक गैमेट सिर्फ एक ही एलील लेगा, एक्वायर करेगा। क्लियर है ना? समझ गए? ये बताना चाहता है इस लाइन के थ्रू कौन, कोहेरेंस। ठीक है, इसमें क्या बताया कि एक गैमेट के पास एक ही एलील जाएगी, यानी अगर साधारण भाषा में, आम भाषा में कहूं तो गैमेट्स नेवर बी हाइब्रिड। गैमेट्स कभी हाइब्रिड नहीं हो सकते, ठीक है, क्योंकि उनके पास एलील हमेशा एक सिंगल होगी। ठीक है, एक सिंगल एलील होगी। अब किस तरह से हम लोगों ने कहा कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस की F2 जनरेशन पे डिपेंड है, तो देख सकते हो तुम लोग, ये जो F1 जनरेशन आई थी, इसकी जब सेल्फिंग करवा रहे थे हम लोग, तो हम लोगों ने इसके बनाए थे गैमेट, ये प्रोसेस थी गैमेटोजेनेसिस। क्लियर है? और जो गैमेट बने थे उनमें एक एक एलील आई थी, इस गैमेट में ये एलील आई थी, इस गैमेट में ये एलील आई थी। तो इस तरह से गैमेट बनाए गए थे। समझ रहे हो ना तुम लोग? तो गैमेट्स कभी हाइब्रिड नहीं होते। गैमेट बनते हैं F2 जनरेशन के लिए, तो वो गैमेट हमेशा ही एक एलील रखेंगे, सिंगल एलील वाले होंगे। क्लियर है ना? समझ गए? ये है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ये ऑलमोस्ट a यूनिवर्सल लॉ, लगभग एक यूनिवर्सल लॉ है ये। ठीक है, ऑलमोस्ट है, यूनिवर्सल कंप्लीटली नहीं है, ऑलमोस्ट। एक्सेप्शंस तो इसकी भी होंगी, और वो एक्सेप्शंस ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक काम करो, जल्दी से वीडियो पॉज करो, ये पॉइंट नोट डाउन कर लो। ठीक है, या फिर मैं एक्सेप्शन यहीं लिख देता हूं, आगे कंफ्यूज होने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो देखो एक्सेप्शन क्या है। हम लोगों ने कहा कि ये लॉ क्या होता है, ये बताता है कि गैमेट्स हमेशा सिंगल एलील रखते हैं। एक्सेप्शन है नॉन डिसजंक्शन ऑफ क्रोमोसोम। क्रोमोसोम्स का अलग ना होना। ठीक है, नॉन डिसजंक्शन ऑफ क्रोमोसोम्स, इसको हम लोग आम भाषा में, अगर मैं यहां एक्सेप्शन करके लिखूं, आम भाषा में इस नॉन डिसजंक्शन को हम लोग क्या कहते हैं? इसे कहते हैं
एन्यूप्लॉइडी, ठीक है, आम भाषा में इसे कहेंगे एन्यूप्लॉइडी, समझ गए। नॉन डिस्जंक्शन ऑफ क्रोमोसोम यही है वो, ठीक है, नॉन डिस्जंक्शन ऑफ क्रोमोसोम। यानी हम लोगों ने क्या कहा कि जब गैमेटोजेनेसिस होती है यानी सेल डिवीजन हो रहा हो, गैमेट बन रहते हैं, उस टाइम एक एलील ही जाती है एक गैमेट के अंदर, यानी जीन की एक एलील एक गैमेट में, दूसरी एलील दूसरे गैमेट में जाएगी। ये बताता है हमें लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, यानी दोनों एलील सेग्रीगेट होती हैं फिर अलग अलग जाती हैं, समझ गए। गैमेट्स हमेशा प्योर फॉर्म के बनेंगे, गैमेट कभी हाइब्रिड नहीं होंगे। लगभग एक यूनिवर्सल लॉ एक्सेप्शन है, नॉन डिस्टिंक्शन ऑफ क्रोमोसोम या एन्यूप्लॉइडी। इसका मतलब है कि जब ये गैमेटोजेनेसिस हो रही होती है उस वक्त क्रोमोसोम डिसजंक्शन होती ही नहीं, ठीक है, नॉन डिसजंक्शन हो जाती है। क्रोमोसोम अलग ही नहीं होते दो, ठीक है, वो एक पेयर में ही प्रेजेंट होते हैं। क्रोमोसोम पेयर में प्रेजेंट है, जीन पेयर होगा, जीन पेयर होगा तो एलील पेयर में ही जाएगी गैमेट के अंदर, समझ गए। तो ये एक्सेप्शन या जेनेटिक डिफॉर्मिटी क्रिएट कर देती है, क्लियर है ना, समझ रहे हो। इसको हम डिटेल में स्टडी करेंगे, नॉन डिस्ट्रक्शन ऑफ क्रोमोसोम एन्यूप्लॉइडी को, समझ गए। यहां जस्ट इसका नाम समझ लो। तो ये है थर्ड लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, क्लियर है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या फिर लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स, समझ गए। जल्दी से वीडियो पॉज करो, ये पॉइंट नोट डाउन कर लो। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्लियर है। चलो, ये वही बात किसकी, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की। अब नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं अपन, अब नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। सॉरी, हम लोगों ने अभी भी क्या डिस्कस किया है, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स या लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, कि हमेशा एलील का जो पेयर है, जीन में जो दो एलील पेयर में प्रेजेंट होती है वो हमेशा सेग्रीगेट होती है, क्लियर है ना, समझ गए। चलो, अब नेक्स्ट पॉइंट पे डिस्कशन कर लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है अपना, नेक्स्ट लॉ है, यानी फोर्थ लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। फोर्थ लॉ ऑफ इनहेरिटेंस क्या है, ये है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, क्लियर है, समझ गए। सॉरी, ये लॉ क्या है, ये लॉ क्या कहता है, तो देखो ये सेकंड लॉ ऑफ इनहेरिटेंस है, सेकंड लॉ ऑफ इनहेरिटेंस है। कोरेंस के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू कोरेंस, ये सेकंड लॉ ऑफ इनहेरिटेंस है, क्लियर है, समझ गए। ये क्या है, ये लॉ बेस्ड है, दिस लॉ इज बेस्ड अपॉन F2 generation. This law is based upon F2 generation of dihybrid क्रॉस, सिंपल डाइहाइब्रिड क्रॉस के F2 जनरेशन पे बेस्ड है। जो इससे पिछला लो था वो मोनोहाइब्रिड क्रॉस के F2 जनरेशन पे बेस्ड था, ये डाइहाइब्रिड क्रॉस के F2 जनरेशन पे बेस्ड है, क्लियर है ना, समझ रहे हो। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या बताया जाता है इस लॉ में, तो देखो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ in F2 generation, in second filial generation, F2 generation of dihybrid cross
डायहाइब्रिड क्रॉस, इनहेरिटेंस of one character is independent to inheritance of other character। क्या बताया है इस लॉ में कि देखो डायहाइब्रिड क्रॉस की F2 जनरेशन, डायहाइब्रिड क्रॉस हमें पता है नॉर्मली दो कैरेक्टर लेकर के चलते हैं, तभी डायहाइब्रिड क्रॉस कहा है। जैसे कि हम लोग डायहाइब्रिड क्रॉस की F2 जनरेशन, F1 जनरेशन यही है ना, ठीक है। इसमें से इस कैरेक्टर की और इस कैरेक्टर की इनहेरिटेंस आपस में रिलेटेड नहीं है, ठीक है, आपस में रिलेटेड नहीं है इनकी इनहेरिटेंस, एक दूसरे से इंडिपेंडेंट इनहेरिटेंस है, ठीक है। इसकी इनहेरिटेंस अपने हिसाब से होगी, इसकी इनहेरिटेंस अपने हिसाब से होगी, ठीक है। तभी हम लोगों ने दो क्रॉस बनाए थे ऐसे, अगर तुम लोगों को याद हो, ठीक है। इसको दो मोनो हाइब्रिड क्रॉस में तोड़ पाना तभी आसान हुआ, तभी पॉसिबल हुआ जब इनकी इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट पॉसिबल हुई, ठीक है। दोनों कैरेक्टर अपने अलग अलग इनहेरिटेबल हैं, अलग अलग इनहेरिट होते हैं, समझ गए। एक की इनहेरिटेंस दूसरे की इनहेरिटेंस पे कोई इफेक्ट नहीं डालती किसी भी तरह का, क्लियर है। तो इसको कहते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ठीक है। एक दूसरे से इंडिपेंडेंटली इनहेरिट होते हैं, क्लियर है। ये भी ऑलमोस्ट अ यूनिवर्सल लॉ है, ऑलमोस्ट अ यूनिवर्सल लॉ है, बट एक्सेप्शन इसकी भी है, एक्सेप्शंस तो इसकी भी है। इसकी एक्सेप्शन क्या है? इसकी एक्सेप्शन है लिंकेज, इसकी एक्सेप्शन है लिंकेज। लिंकेज में क्या होता है? लिंकेज में क्रोमोसोम्स आपस में लिंक हो जाते हैं, ठीक है। जो जीन होते हैं ना क्रोमोसोम पे, वो आपस में लिंक होकर के इनहेरिट होते हैं, मतलब दोनों कैरेक्टर एक साथ जुड़ गए हैं, ठीक है। अब उन दोनों की इनहेरिटेंस एक दूसरे पे इन्फ्लुएंस तो डालेगी, इफेक्ट तो डालेगी, बिल्कुल डालेगी, समझ गए, क्योंकि वो दोनों जुड़े हुए हैं, लिंक्ड है एक दूसरे से। तो ये एक्सेप्शन है इसकी, लिंकेज। बाकी ये लो क्या है? लगभग ऑलमोस्ट यूनिवर्सल लो है, क्लियर है ना, समझ गए। बड़े शानदार से कानून है, बड़े शानदार से लो हैं। पहले मैं बताया था कि जीन के जो पेयर होते हैं, जीन जो पेयर है एलील का, उसमें से जो एलील है वो सेग्रीगेट होकर के गैमेट्स में जाती है, यानी गैमेट कभी हाइब्रिड नहीं होते। सेकंड ये क्या है कि एक कैरेक्टर की इनहेरिटेंस दूसरे कैरेक्टर की इनहेरिटेंस पे कोई इफेक्ट नहीं डालती, इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होते हैं दोनों के दोनों कैरेक्टर्स, समझ रहे हो। जैसे ये डायहाइब्रिड क्रॉस की F2 जनरेशन ले ली हम लोगों ने। डायहाइब्रिड क्रॉस की F2 जनरेशन में दो कैरेक्टर लिए, एक तो राउंड, एक येलो। येलो है सीड कलर, राउंड है सीड शेप। दोनों की इनहेरिटेंस एक दूसरे से कंप्लीटली अलग अलग है, डिफरेंट है, ठीक है। कोई भी लिंकिंग यहां दिखाई नहीं देती, कोई किसी तरह का लिंकेज नहीं दिखाई देता, समझ गए। तो अलग अलग इनहेरिटेबल है, क्लियर है ना। बट इसकी एक्सेप्शन सिर्फ है लिंकेज, जहां दो क्रोमोसोम दो जीन आपस में लिंक हो जाते हैं, वो एक्सेप्शन है इसकी, समझ रहे हो। तो एक काम करो, जल्दी से वीडियो पॉज करो, ये पॉइंट नोट डाउन कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी। हो गया? चलो, ये था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। यहां अगर मैं कहूं इस पॉइंट पे आकर के, हमारा जो मेंडेलियन इनहेरिटेंस था, यानी मेंडल अंकल के दिए हुए इनहेरिटेंस के लॉज, मेंडलिज्म कंप्लीट होता है, ठीक है। इसके आगे मेंडलिज्म का रोल नहीं है। अब हम बात करेंगे मेंडल अंकल के बाद के टाइम की, जिसे हम लोगों ने कहा था पोस्ट मेंडलिज्म। क्या कहा था? पोस्ट मेंडलिज्म। तो जेनेटिक्स के दो स्टेप कंप्लीट कर चुके हैं हम लोग। प्री मेंडलिज्म कंप्लीट हो गया, मेंडलिज्म कंप्लीट हो गया। अब बात करेंगे पोस्ट मेंडलिज्म की, क्लियर है, समझ रहे हो। तो पोस्ट मेंडलिज्म देखो, पोस्ट मेंडलिज्म में क्या होता है, ठीक है। मेंडल अंकल के बाद कैसी कैसी बातें हुई जेनेटिक्स की कहानी के अंदर, तो देखो स्टार्ट करते हैं। पोस्ट मेंडलिज्म,
थर्ड पॉइंट, पोस्ट मेंडलिज्म। पोस्ट मेंडलिज्म यानी मेंडल अंकल के बाद के टाइम में जो भी थ्योरीज, जो लॉ, जो भी क्रॉसेस कैरी फॉरवर्ड या पुट किए गए, वो सारे इस टाइम पीरियड में डिस्कस करनी है हमें। क्लियर है ना, समझ रहे हो? पोस्ट मेंडलिज्म में अब पोस्ट मेंडलिज्म की जो इनहेरिटेंस होती है ना, वो कैसी इनहेरिटेंस है? पोस्ट मेंडलिज्म की जो इनहेरिटेंस है वो थोड़ी सी अलग है। मेंडल अंकल ने जो इनहेरिटेंस दी थी वो किस तरह की थी? मेंडल अंकल ने जो इनहेरिटेंस दी थी और ये जो इनहेरिटेंस है इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। किस बेसिस पे? क्योंकि ये इनहेरिटेंस मेंडल के कुछ लॉज को एक तरह से चैलेंज भी करती है, ठीक है, कहीं ना कहीं, बट आफ्टर ऑल वो भी सही है और ये भी सही है। जैसे हम लोग ये कंप्लीट करेंगे ना टॉपिक, ये पॉइंट कंप्लीट करेंगे, तब तुम लोगों को समझ आ जाएगा कि कुछ जगह कंट्रोवर्सी हैं वो किस तरह सोल्व होंगी, ठीक है। बट देखो आफ्टर ऑल ये डिस्कवरीज मेंडल के बाद हुई हैं तो नॉर्मल सी बात है, इनमें मैथमेटिकल फार्मूलाज डेफिनेटली यूज हुए होंगे, ठीक है, डेफिनेटली यूज हुए, क्योंकि मेंडल ने शुरुआत कर दी थी मैथमेटिक्स की यूज करने की, बायोलॉजी के अंदर मैथमेटिक्स को यूज करने की शुरुआत कर दी थी। तो और ब्रॉड लेवल पे मैथमेटिक्स यूज हुई है यहाँ पे, ठीक है, और ब्रॉड लेवल पे मैथमेटिक्स यूज हुई है। अब हम स्टार्ट करते हैं नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस को, नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस को, ठीक है। पोस्ट मेंडलिज्म कह दो या नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस कह दो, नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस। नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस की शुरुआत करते हैं। तो देखो नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, ठीक है, और हमें यही दो पार्ट्स एट लास्ट एंडिंग तक स्टडी करने, समझ गए? इनमें क्या है? एक तो है एलेलिक जीन इंटरेक्शन, ठीक है, एलेलिक जीन इंटरेक्शन। एक बार जस्ट टर्म्स को समझने की कोशिश करना, पता चल जाएगा ये है क्या। एक है नॉन एलेलिक जीन इंटरेक्शन, नॉन एलेलिक जीन इंटरेक्शन। नॉन एलेलिक जीन इंटरेक्शन, ठीक है। अब इसको तो हम लोग कहते हैं, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं इंट्राजेनिक, इंट्राजेनिक, ठीक है, और इसे कहते हैं इंटरजेनिक। अरे नॉन एलेलिक है, ये है इंट्राजेनिक, इंट्राजेनिक, और ये है अपनी इंटरजेनिक, इंटरजेनिक इनहेरिटेंस, यानी जीन के अंदर ही इनहेरिटेंस, यानी जीन की ही एक सेम जीन की एलील्स की इनहेरिटेंस देखेंगे, वो तो इंटरजेनिक इनहेरिटेंस है। और दो अलग अलग जीन की इनहेरिटेंस का जो आपस में कनेक्शन होगा, यानी दो अलग अलग जीन्स की इंटरेक्शन आपस में जहां मैच करेंगी, नॉन एलेलिक इनहेरिटेंस, वो इंट्राजेनिक कहलाएंगी। क्लियर है, समझ रहे हो ना? चलो अब बात करते हैं किस तरह से। तो देखो यहां एलेलिक जीन इंटरेक्शन में क्या होगा? एलेलिक जीन इंटरेक्शन में इंटरेक्शन किसमें के अंदर होगी? सेम जीन की दो एलील्स के बीच में इंटरेक्शन होगी, सेम जीन की दो एलील्स के बीच में। दो एलील क्या होती है? होमोलोगस पेयर की सेम लोकस पे प्रेजेंट एलील, ठीक है, जैसे यहां प्रेजेंट है, ठीक है। इनके बीच में जो इंटरेक्शन होगी वो एलेलिक जीन इंटरेक्शन होगी। क्लियर है? और यहां नॉन एलेलिक जीन इंटरेक्शन में यहां क्या होगा? यहां इंटरेक्शन होगी दो नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स की एलील्स के बीच में, नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स, ठीक है, दो नॉन होमोलोगस हैं, जैसे ठीक है,
यहाँ इंटरेक्शन इनके बीच में हो रही हो, जैसे इनके बीच में इंटरेक्शन हो रही हो, ये क्या होती है? नॉन एलेलिक जीन इंटरेक्शन। क्लियर है? और ये है एलेलिक जीन इंटरेक्शन। समझ रहे हो ना दोनों में डिफरेंस? दोनों में डिफरेंस समझ आ रहा है? आसानी से देखो, समझने वाली बात है। एक होमोलोगस पेयर के सेम लोकस पे प्रेजेंट क्या कहलाती हैं? जीन कहलाती है ना, ठीक है, जीन की एलील कहलाती हैं। अब देखो क्या होता है, और ये जो दो नॉन होमोलोगस पेयर के सेम लोकस पे प्रेजेंट जो एलील हैं, उनको नॉन एलेलिक इंटरेक्शन में रखा गया है। ठीक है, नॉन एलेलिक इंटरेक्शन। इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है और इसमें क्या होता है? देखो, यहाँ तो इनहेरिटेंस होगी या इंटरेक्शन होगा, इसको मैं कहूँगा इंटरेक्शन बिटवीन जीन या फिर एलील। इंटरेक्शन बिटवीन ए सिंगल जीन बोल दो या फिर एलील ऑफ सेम जीन, एक ही जीन की दो एलील के बीच में इंटरेक्शन हो। ये तो डिफाइन होगा मोनोहाइब्रिड से। ठीक है, मोनोहाइब्रिड, क्योंकि सिंगल कैरेक्टर है, मतलब सिंगल जीन है तो सिंगल कैरेक्टर होगा, सिंगल कैरेक्टर होगा तो उसी के एलील के बीच में तो इंटरेक्शन देखनी है, तो ये तो मोनोहाइब्रिड हो गया। अब यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ हो रहा है इंटरेक्शन बिटवीन एलील्स ऑफ डिफरेंट जीन, दो अलग अलग जीन की एलील्स में जहां इंटरेक्शन हो, नॉन एलेलिक जीन इंटरेक्शन गलत है। और यहां ये शो होगा डायहाइब्रिड क्रॉस में, डायहाइब्रिड क्रॉस के अंदर। क्लियर है? क्योंकि दो अलग अलग जीन लेने मतलब दो अलग अलग कैरेक्टर आएंगे, दो अलग अलग कैरेक्टर आएंगे तो क्रॉस तो हमेशा डायहाइब्रिड ही बनेगा। क्रॉस क्या बनेगा? डायहाइब्रिड ही बनेगा। समझ गए ना? क्लियर है? देखो, मेंडल के बाद जो नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस की हम लोग स्टडी करेंगे, ये दो पार्ट्स में बटी हुई होगी, एलेलिक जीन इंटरेक्शन, या फिर मैं कहूं तो अगर इनहेरिटेंस ही कहा है तो हम लोग इसे कहते हैं एलेलिक जीन इनहेरिटेंस। और नॉन एलेलिक जीन इंटरेक्शन बोला है तो मैं इसे कहूंगा नॉन एलेलिक जीन इनहेरिटेंस। नॉन एलेलिक जीन इनहेरिटेंस, समझ गए ना? क्लियर है? तो देखो, दो तरह की इनहेरिटेंस, दो तरह की इंटरेक्शन दिखेगी। ये क्या होगा? एक होमोलोगस पेयर के सेम लोकस पे प्रेजेंट एलील, यानी एक ही जीन की दोनों एलील के बीच में इंटरेक्शन हो रहा हो, मोनोहाइब्रिड से स्पेसिफाई हो जाएगा। यहां क्या होगा? दो नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स के सेम लोकस पे प्रेजेंट बट अलग अलग एलील, यानी दो अलग अलग जीन के बीच में इंटरेक्शन हो रहा हो, तो वो नॉन एलेलिक जीन इनहेरिटेंस या इंटरेक्शन में आएगा और ये डायहाइब्रिड क्रॉस से शो होगा। क्लियर है ना? समझ गए? चलो जल्दी से वीडियो पॉज करो, पॉइंट नोट डाउन कर लो। इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो पॉइंट हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में छोड़ा था। कहाँ छोड़ा था पॉइंट हम लोग कंप्लीट कर रहे थे नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस। ठीक है, नॉन मेंडेलिज्म को, ठीक है, यानी पोस्ट मेंडेलिज्म। क्लियर है? समझ गए? उसके दो टाइप किए हम लोगों ने, एलेलिक जीन इनहेरिटेंस एंड नॉन एलेलिक जीन इनहेरिटेंस। क्लियर है? अब उनमें से पहला पार्ट एलेलिक जीन इनहेरिटेंस हम पहले कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो हम किसकी बात कर रहे हैं? एलेलिक जीन इनहेरिटेंस। एलेलिक जीन इनहेरिटेंस, ये तुम लोग जानते हो, हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर लिया था। एलेलिक जीन इनहेरिटेंस क्या होता है? इंटरेक्शन बिटवीन एलील्स ऑफ सेम जीन। क्लियर है? सेम जीन की एलील में जहां इंटरेक्शन देखने को मिले। अब बात आती है इसके एग्जाम्पल्स की। हम लोगों ने एग्जाम्पल नहीं देखे थे कल, ठीक है, तो एग्जाम्पल डिस्कस कर लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल की जब बात करें तो देखो, एग्जाम्पल में पहला एग्जाम्पल आता है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस, क्लियर है?
फर्स्ट एग्जाम्पल। सेकंड एग्जाम्पल है कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस क्लियर है। थर्ड एग्जाम्पल है मल्टीपल एलील। मल्टीपल एलील। फोर्थ एग्जाम्पल है प्लियोट्रोपी। फोर्थ एग्जाम्पल है प्लियोट्रोपी। और फिफ्थ एग्जाम्पल है लीथल जीन। लीथल जीन क्लियर है। ये एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। ये किसके एग्जाम्पल हैं? ये किसके एग्जाम्पल हैं? ये एग्जाम्पल हैं एलेलिक जीन इनहेरिटेंस के, यानी एलेलिक इंटरेक्शन के, इंटरेक्शन बिटवीन एलील्स ऑफ सेम जीन। क्लियर है ना, समझ गए। इसमें से तुम लोगों को अगर याद हो तो हम दो पार्ट डिस्कस कर चुके हैं, दो एग्जाम्पल हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड को डोमिनेंस ये हम लोगों ने एक्सेप्शन के तौर पे डिस्कस कर लिए थे, तो ये तो है कंप्लीट। बचे हैं मल्टीपल एलील, प्लियोट्रोपी और लीथल जीन, 3 पॉइंट्स, ठीक है। अब यही 3 पॉइंट्स, यही 3 एग्जाम्पल हमें डिस्कस करनी है। क्लियर है। तो देखो स्टार्ट करते हैं हम लोग फर्स्ट पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट यानी मल्टीपल एलील के बारे में। मल्टीपल एलील। मल्टीपल एलील देखो क्या होता है, किस तरह की इनहेरिटेंस या किस तरह की इंटरेक्शन होती है। तो मल्टीपल एलील में क्या होगा? मल्टीपल एलील में क्या होगा? मोर देन 2 एलील, मोर देन 2 एलील regulates a character। एक कैरेक्टर को 2 से ज्यादा एलील रेगुलेट करे तो वो केस आता है मल्टीपल एलील का। यानी नॉर्मली क्या होता है, एक कैरेक्टर को 2 एलील रेगुलेट करती है। अब अगर एक कैरेक्टर 2 से ज्यादा एलील से रेगुलेट हो रहा हो तो वो केस मल्टीपल एलील का होता है, ठीक है। मल्टीपल एलील के कुछ स्पेशल पॉइंट्स हैं। क्या स्पेशल पॉइंट है कि मल्टीपल एलील म्यूटेशन का रिजल्ट है। इट इज द रिजल्ट ऑफ म्यूटेशन। ये म्यूटेशन का रिजल्ट है, ठीक है। यानी कोई सडन चेंज हो गया, म्यूटेशन होगी, उसका रिजल्ट है ये, समझ रहे हो। नेक्स्ट मल्टीपल एलील की स्टडी के लिए हमें पॉपुलेशन जेनेटिक्स आना जरूरी है। पॉपुलेशन जेनेटिक्स is essential। Population genetics is essential to understand multiple allele, मल्टीपल एलील को समझने के लिए, मल्टीपल एलील की स्टडी करने के लिए हमें पॉपुलेशन जेनेटिक्स का आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अभी हम लोग पॉपुलेशन जेनेटिक्स नहीं पढ़ने वाले, मल्टीपल एलील को ही कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। कोई बड़ी बात नहीं है। पॉपुलेशन जेनेटिक्स के साथ साथ पॉपुलेशन जेनेटिक्स भी बहुत आसान होती है कि कैसे पॉपुलेशन ग्रोथ करती है, यानी एक पॉपुलेशन दूसरे पॉपुलेशन से किस तरह से रिलेटेड है। इसमें कुछ साइंस यूज होते हैं, वो हम बाद में लास्ट में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। मल्टीपल एलील में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यहाँ नंबर ऑफ जीनोटाइप निकालने का एक स्पेशल फार्मूला है। नंबर ऑफ जीनोटाइप डायरेक्ट नहीं निकाले जाते, जबकि एक फॉर्मूले में रख करके निकाले जाते हैं। वो फॉर्मूला है n × n+1/2। ये फॉर्मूला किसका है? नंबर ऑफ जीनोटाइप निकालने का। यहाँ n क्या है? n = नंबर ऑफ एलील, कि जिस क्रॉस का जीनोटाइप निकालने जा रहे हैं उस क्रॉस में एलील कितनी ली गई है, ठीक है। ये है नंबर ऑफ जीनोटाइप निकालने का फॉर्मूला। यहां कंफ्यूज करता है वो, तुम लोगों से जीनोटाइप पूछेगा, नॉर्मली तुम लोग जीनोटाइप बता दोगे, बट नॉर्मल नहीं है ना, केस मल्टीपल एलील का है, और मल्टीपल एलील में फॉर्मूला ये लगता है नंबर ऑफ जीनोटाइप निकालने का। क्लियर है, समझ गए? जल्दी से वीडियो पॉज करो और ये लास्ट 2 पॉइंट नोट कर लो, ठीक है, जल्दी नोट करो, फिर मल्टीपल एलील को आगे डिस्कस करना है हमें डिटेल में।
हो गया। चलो अब मल्टीपल एलील की थोड़ी सी डिटेल देख लेते हैं। हम डिस्कस करेंगे मल्टीपल एलील को विद एग्जांपल्स। मल्टीपल एलील के एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं, ठीक है। कैसे, कौन से कैरेक्टर हैं जिनको रेगुलेट करने के लिए 2 से ज़्यादा एलील रिक्वायर होते हैं। जीन एक ही होगा उस कैरेक्टर को रेगुलेट करने वाला, बट जीन की एलील 2 से ज़्यादा होंगी, ठीक है। जीन की एलील 2 से ज़्यादा होंगी। हम पहले पार्ट मल्टीपल एलील की बात कर रहे हैं, मल्टीपल एलील की बात कर रहे हैं, और इसके हम डिस्कस कर रहे हैं एग्जाम्पल्स। इसके डिस्कस क्या हो रहे हैं, एग्जाम्पल्स। देखो पहला एग्जाम्पल है इसका ह्यूमन ब्लड ग्रुप। ह्यूमन ब्लड ग्रुप यानी हमारा ब्लड ग्रुप इसका पहला एग्जाम्पल है। कैसे, तो हमारा ब्लड ग्रुप रेगुलेट होता है आई जीन से, आई जीन से रेगुलेट होता है। और आई जीन की एलील कितनी है तुम लोगों को पता है? आई जीन की टोटल 3 एलील होती है। तो 2 से ज्यादा एलील होगी, वो केस क्या हो गया? मल्टीपल एलील का 3 एलील है तो डेफिनेटली मल्टीपल एलील का ही केस है। 3 एलील क्या होंगी? 3 एलील क्या होती है? तो देखो 3 एलील होती है आई ए, आई बी, आई नोट या आई जीरो या आई ओ, ठीक है। ये 3 एलील है। अब 3 एलील है तो नंबर ऑफ जीनोटाइप निकाल लो। नंबर ऑफ जीनोटाइप निकालोगे, नंबर ऑफ जीनोटाइप, इसके लिए फॉर्मूला लगता है n इंटू एन प्लस 1/2। n क्या है? नंबर ऑफ एलील, तो फॉर्मूला हो जाएगा 3 इंटू 3 प्लस 1/2। रिजल्ट आ गया, नंबर ऑफ जीनोटाइप कितने आ गए? 3 प्लस 1 4, 4 इंटू 3 12, 12/2 6। नंबर ऑफ जीनोटाइप 6 आ गए। और तुम लोग जानते हो 6 जीनोटाइप कौन से हैं? 6 जीनोटाइप कौन से हैं? तो देखो 6 जीनोटाइप हैं, 6 जीनोटाइप हैं ए ओ, बी ओ, 4 हो गए, ए बी एंड ओ, ठीक है। तो ये 6 जीनोटाइप हो गए। क्लियर है? फिनोटाइप है 4, जीनोटाइप है 6, ठीक है। टोटल 6 जीनोटाइप हो गए। ये होता है पहला एग्जाम्पल जो डिफाइन करता है मल्टीपल एलील के केस को, ठीक है। अब हम आते हैं सेकंड एग्जाम्पल पे। सेकंड जो एग्जाम्पल है, सेकंड एग्जाम्पल है कोट कलर। कोट कलर इन रैबिट। रैबिट, खरगोश में कोट कलर क्या होगा? रैबिट का कोट कलर क्या होगा? तो देखो रैबिट का कोट कलर होता है, इसके लिए एलील होंगी 4 टोटल, ठीक है। तो जीनोटाइप आ जाएगा, नंबर ऑफ जीनोटाइप, नंबर ऑफ जीनोटाइप क्या होंगे? 4 इंटू 4 प्लस 1/2। रिजल्टेंट क्या आ गया? 10। ये आ गया जीनोटाइप, ठीक है। अब 4 कौन कौन से हैं जो एलील या 4 तरह के कोट कलर कौन से होते हैं? तो वो 4 तरह के कोट कलर होते हैं। पहला है अगौटी, सेकंड है चिंचिला, थर्ड है हिमालयन, फोर्थ है अल्बिनो। ये 4 तरह के कोट कलर देखने को मिलते हैं, ठीक है। रैबिट के अंदर 4 तरह के कोट कलर देखने को मिलते हैं। रिप्रेजेंट कैसे किए जाते हैं? अगौटी को रिप्रेजेंट किया जाता है W+W+ से, चिंचिला को WCH से, ठीक है। नेक्स्ट हिमालयन को WH,
और अल्बिनो को स्मॉल w से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, क्लियर है। अब देखो जीनोटाइप किस तरह से निकलेंगे, तो वही 4 केस कौन कौन से, पहला अगौटी का केस निकालेंगे, फिर चिंचिला का, फिर केस हिमालयन का, फिर केस निकालेंगे अल्बिनो का। और इन्हीं 4 फिनोटाइप में हमें 10 जीनोटाइप मिल जाने हैं। ठीक है, 10 जीनोटाइप मिल जाएंगे। देखो अगौटी कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग, W प्लस W प्लस WCH, W प्लस WH, W प्लस स्मॉल w। ये क्या हो गया, ये तो जीनोटाइप हो गए अगौटी वाले। ठीक है, अब जीनोटाइप चिंचिला वाले, WCH कोमा WCH WH कोमा WCH स्मॉल w। नेक्स्ट हिमालयन, WH कोमा WH स्मॉल w। नेक्स्ट अल्बिनो, स्मॉल w। तो देखो जीनोटाइप आगे अगर काउंट करोगे तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, टोटल 10 जीनोटाइप आ गए 4 फिनोटाइप के। क्लियर है, समझ गए ना तुम लोग। तो इस तरह से मल्टीपल एलील का केस रिप्रेजेंट करता है क्या, कोट कलर इन रैबिट का कोट कलर। 4 तरह के कोट कलर हैं दिखने में फिनोटिपिक, और जीनोटाइप है जिनके 10। कैसे आए, ये नंबर ऑफ जीनोटाइप से निकाले गए इस फॉर्मूले से। ये फॉर्मूला लगा करके नंबर ऑफ जीनोटाइप निकाले गए। 2 एग्जांपल हो गए ना, तीसरा एग्जांपल हम यही निपटा लेते हैं। तीसरा एग्जांपल भी हम यही निपटा लेते हैं। तीसरा एग्जांपल है आई कलर ऑफ ड्रोसोफिला। आई कलर ऑफ ड्रोसोफिला ये हम लोग डिस्कस नहीं करने वाले हैं। ठीक है, ये जस्ट याद रखना है, क्योंकि ड्रोसोफिला के जितने भी पॉइंट्स होंगे वो आगे डिटेल में स्टडी करने ही है हमें, तो हम बार बार क्यों देखें। जस्ट एग्जांपल याद रख लो। मल्टीपल एलील के 3 एग्जांपल है, ह्यूमन ब्लड ग्रुप, कोट कलर इन रैबिट और आई कलर ऑफ ड्रोसोफिला। ठीक है, जल्दी से वीडियो को पॉज करो और पॉइंट नोट डाउन कर लो। समझ गए ना किस तरह से मल्टीपल एलील के तीनों एग्जाम्पल क्या शो करते हैं, अलग अलग तरह के जीनोटाइप। ठीक है, जीनोटाइप के नंबर में चेंज आते हैं। चलो अब डिस्कस करते हैं इससे नेक्स्ट पॉइंट। यहाँ मल्टीपल एलील तो होगी कंप्लीट, नेक्स्ट प्लियोट्रोपी पे आते हैं हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं प्लियोट्रोपी की। ये तो केस थे मल्टीपल एलील के। अब पॉइंट बचा है प्लियोट्रोपी और लीथल जीन, वो भी डिस्कस करके निपटा लेते हैं अभी। देखो हम किसकी बात कर रहे हैं, मल्टीपल एलील कंप्लीट होने के बाद सेकंड पॉइंट प्लियोट्रोपी। ठीक है, सेकंड पॉइंट प्लियोट्रोपी। क्लियर है, चलो प्लियोट्रोपी क्या है। प्लियोट्रोपी क्या है, तो देखो प्लियोट्रोपी का मतलब होता है मल्टीपल एलील अलग चीज थी, वहां हम एलील की बात कर रहे थे, यहां हम जीन की बात करेंगे। यहां किसकी बात करेंगे, जीन की। ठीक है, देखो एक बार क्वेश्चन आया था नीट 2017 में, एक जीन क्या रेगुलेट करता है नॉर्मली, एक जीन कितने कैरेक्टर को रेगुलेट करता है नॉर्मली। नॉर्मली एक जीन रेगुलेट करता है एक सिंगल कैरेक्टर को। हो गया, इसी चीज पे क्वेश्चन आया था।
नीट 2017 में। फिर प्लियोट्रोपी क्या होता है? प्लियोट्रोपी में एक जीन जो है वो कंट्रोल करेगा मोर देन वन कैरेक्टर। एक से ज्यादा कैरेक्टर जब एक सिंगल जीन रेगुलेट करने लग जाए ना, तो समझ लेना वहां प्लियोट्रोपी हो रही है। और जब काफी सारे जीन मैनी जीन मिलकर के एक कैरेक्टर को रेगुलेट करते हैं, ये जस्ट अपोजिट हो गया, ये जस्ट अपोजिट हो गया ना। यहां क्या है? यहां एक से ज्यादा कैरेक्टर कौन कंट्रोल कर रहा है? एक जीन। और यहाँ एक कैरेक्टर एक से ज़्यादा जीन से कंट्रोल हो रहा है, तो दोनों में डिफरेंस है। क्या है? देखो, ये पहला केस तो है नॉर्मल, ये तो होता है नॉर्मल, जिस पर नीट 2017 में क्वेश्चन आया था। नीट 2017 में इतना फद्दू सा क्वेश्चन पूछा था कि एक जीन कितने कैरेक्टर रेगुलेट करता है? तो एक कैरेक्टर रेगुलेट करता है नॉर्मली। एक जीन एक से ज्यादा कैरेक्टर रेगुलेट करे तो वहां क्या होगा? वहां होगी प्लियोट्रोपी। वहां क्या होगी? वहां होगी प्लियोट्रोपी। ठीक है। और जहां काफी सारे जीन मिलकर के एक सिंगल कैरेक्टर रेगुलेट कर रहे हो, वो होगा पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। ठीक है। एक से ज्यादा जीन जहां एक कैरेक्टर रेगुलेट कर रहे हो, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस होता है। तो ये तो बात जस्ट इंट्रोडक्शन था। अब प्लियोट्रोपी का मतलब क्या होता है? तो देखो, प्लियोट्रोपी का एग्जैक्ट मीनिंग है वन जीन regulates more than one character। एक जीन एक से ज्यादा कैरेक्टर रेगुलेट करता हो तो वो प्लियोट्रोपी होती है। ठीक है, समझ गए? समझ रहे हो ना? तो एग्जाम्पल्स पे आते हैं, हम लोग बात कर लेते हैं एग्जाम्पल्स की। एग्जाम्पल में देखो, पहला एग्जाम्पल मैं बात करूंगा, पहला एग्जाम्पल है सिकल सेल अनीमिया का। सिकल सेल अनीमिया का। सिकल सेल अनीमिया में क्या होता है? सिकल सेल अनीमिया में क्या होता है? पहली बात तो ये 11th क्रोमोसोम का डिसऑर्डर है। 11th क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, 11th क्रोमोसोम पे होने वाला डिसऑर्डर है। मतलब सिकल सेल एनीमिया का जीन 11वें क्रोमोसोम पे होगा और वो जीन क्या करेगा? काफी सारे कैरेक्टर रेगुलेट करेगा। जैसे सिकल सेल एनीमिया के दो इफेक्ट आते हैं रेगुलेशन के कारण। क्या? एक तो आता है जिसे कहते हैं मेजर इफेक्ट, एक तो आता है मेजर इफेक्ट, मेजर इफेक्ट, और एक आता है माइनर इफेक्ट, माइनर इफेक्ट। ठीक है, मेजर और माइनर में डिफरेंस देखो। सिकल सेल एनीमिया का मेजर इफेक्ट तो होगा कि जो आरबीसी है, जो रेड ब्लड सेल्स है, वो क्या करेंगी? वो सिकल शेप्ड हो जाएंगी, वो सिकल शेप्ड हो जाएंगी। ये तो है मेजर इफेक्ट। माइनर इफेक्ट में क्या कुछ आएगा? माइनर इफेक्ट में जैसे जॉन्डिस हो जाएगा, जॉन्डिस हो गया। ठीक है, अनीमिया हो गया, ब्लड क्लोटिंग होने लगी, क्लोट बनने लग गए। समझ गए? चलते चलते। और इसी वजह से जो इफेक्टेड इंडिविजुअल होता है उसको मलेरिया के लिए रेजिस्टेंस मिल जाता है। मलेरियल रेजिस्टेंस भी एक कैरेक्टरिस्टिक है। ठीक है, हालांकि है माइनर इफेक्ट, बट है तो इफेक्ट तो है ना। तो जहां एक जीन
कई सारे कैरेक्टर रेगुलेट कर रहा हो, वो क्या होता है? प्लियोट्रोपी। और इसी का एग्जाम्पल है अपने पास सिकल सेल अनीमिया, जो इसका जीन 11th क्रोमोसोम पे होता है और ये सारे कैरेक्टर रेगुलेट करता है, ये सारे कैरेक्टर रेगुलेट करता है। क्लियर है? अब इसी तरह दूसरा एग्जाम्पल, इसी तरह अगर हम बात करें दूसरे एग्जाम्पल की, तो दूसरा एग्जाम्पल क्या होगा? दूसरा है फिनाइल कीटोन्यूरिया, फिनाइल कीटोन्यूरिया, ठीक है, PKU, फिनाइल कीटोन्यूरिया। इसमें क्या होता है? पहली बात तो ये 12th क्रोमोसोम पे प्रेजेंट जीन का डिसऑर्डर है। 12th क्रोमोसोम, 12th क्रोमोसोम पे प्रेजेंट जीन का डिसऑर्डर है। क्लियर है? इसके भी मेजर और माइनर दो तरह के इफेक्ट होते हैं, इसके भी दो तरह के इफेक्ट होते हैं, मेजर और माइनर इफेक्ट। ठीक है, मेजर इफेक्ट एंड माइनर इफेक्ट। देखो कौन से इफेक्ट तो मेजर में काउंट किए जाएंगे, ठीक है, और कौन से माइनर में काउंट किए जाएंगे। तो फिनाइल कीटोन्यूरिया, फिनाइल कीटोन्यूरिया एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसमें यूरिया में, हमारे यूरिन में फिनाइल पायरुविक एसिड आने लग जाएगा, जिसके कारण कीटोन बॉडीज भी आएंगी। ठीक है, तो इसको कंबाइनली फिनाइल कीटोन्यूरिया बोल दिया जाता है। क्या होता है फिनाइल कीटोन्यूरिया में? मेन या मेजर इफेक्ट क्या होगा? फिनाइल पायरुविक फिनाइल पायरुविक एसिड प्लस यूरिया, यूरिया के साथ फिनाइल पायरुविक एसिड भी आने लग जाएगा यूरिन में। ये तो है मेजर इफेक्ट। माइनर इफेक्ट इसकी वजह से क्या होगा? माइनर इफेक्ट इसकी वजह से होते हैं जैसे मेंटली रिटायर्ड हो जाएंगे, मेंटल रिटायर्डनेस, मेंटली रिटायर्ड हो जाएंगे। ठीक है, समझ गए? नेक्स्ट इसकी वजह से मेलानिन की कमी आ जाएगी, मेलानिन की अमाउंट घट जाएगी। मेलानिन की अमाउंट क्यों घटी? क्योंकि इस डिसऑर्डर में टायरोसिन जो अमीनो एसिड है, टायरोसिन अमीनो एसिड एक नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड है, उसकी अमाउंट घट जाती है। इसकी वजह से मेलानिन की अमाउंट घट जाएगी। ठीक है, कैसे? अगर तुम लोग नोट करना चाहो कॉपी के हेडर में नोट कर लेना। टायरोसिन अमीनो एसिड किस किस चीज पे इफेक्ट डालता है? टायरोसिन अमीनो एसिड डालता है इफेक्ट थायरोक्सिन के अमाउंट पे, मेलानिन के अमाउंट पे, एड्रेनलिन हार्मोन के अमाउंट पे। ठीक है, तो इस तरह के इफेक्ट टायरोसिन अमीनो एसिड की वजह से आते हैं। उसके अमाउंट में चेंज आएगा तो इनके अमाउंट में चेंज आएगा। अब टायरोसिन के अमाउंट में चेंज आया तो मेलानिन में भी चेंज आ गया, मेलानिन की भी कमी आ गई, यानी अल्बिनिज्म होने लग जाएगा, मेलानिन पिगमेंट बहुत कम हो जाएगा। ये फिनाइल कीटोन्यूरिया का एक सिम्टम है। ठीक है, समझ गए? तो ये दो इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स है, सिकल सेल एनीमिया और फिनाइल कीटोन्यूरिया। किसके? प्लियोट्रोपी के। प्लियोट्रोपी के दो मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं फिनाइल कीटोन्यूरिया एंड सिकल सेल एनीमिया। क्लियर है? क्योंकि इनमें एक जीन जो है वो एक से ज्यादा कैरेक्टर को रेगुलेट कर रही है। काफी सारे इफेक्ट देखने को मिल रहे हैं जिनको हम अलग अलग करके मेजर और माइनर इफेक्ट बोल देते हैं। ठीक है, मेजर और माइनर इफेक्ट बोल देते हैं। जल्दी से वीडियो पॉज करो और पॉइंट नोट डाउन कर लो। ये है प्लियोट्रोपी, ये क्या है? प्लियोट्रोपी। ठीक है, हो गया? चलो अब नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करना है। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट थर्ड पार्ट, जो कि अपना है लीथल जीन। ठीक है, थर्ड पार्ट है लीथल जीन। अब बात किसकी करेंगे? अब बात करेंगे लीथल जीन की। तो देखो
एलेलिक जीन इंटरेक्शन या एलेलिक जीन इनहेरिटेंस के तीनों मेन एग्जांपल्स, दो तो हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके थे, इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड को डोमिनेंस। अब जो तीन बचे थे उनमें से भी दो कर चुके हैं, मल्टीपल एलील और प्लियोट्रोपी। अब लास्ट एग्जांपल है लीथल जीन। क्लियर है? लास्ट एग्जांपल क्या है? लीथल जीन। लीथल जीन, लीथल वर्ड तुम लोगों ने सुना होगा, कई पॉइजन्स आते हैं, ठीक है, समझ गए, उन पे भी लिखा होता है लीथल या फैटल, ठीक है। तो लीथल या फैटल का मतलब क्या होता है? लीथल या फैटल का मतलब होता है कॉजिंग डेथ, कॉजिंग डेथ। अब ये जीन डिस्कवर किसने किया था? डिस्कवर्ड बाय क्यूनोट। क्यूनोट ने डिस्कवर किया था, ठीक है, नाम है साइंटिस्ट का जिन्होंने डिस्कवर किया, क्यूनोट। अब लीथल जीन का मतलब क्या होता है? ये वो जीन होता है डेथ कोज कर देता है, जो डेथ कोजिंग जीन, डेथ कोजिंग जीन, ठीक है। अब इस जीन की वजह से डेथ हो जाती है इंडिविजुअल की, ठीक है। कैसे? तो देखो, लीथल जीन causes death when present in homozygous condition, homozygous condition भी कैसी? मैनली रेसेसिव, हालांकि डोमिनेंट में आ जाए तो भी डेथ ही कोज करेगी, बट ज्यादातर रेसेसिव में आती है, और रेसेसिव में आती है तो डेथ कोज करता है या करती है। ये है लीथल जीन। क्लियर है? जब होमोजाइगस कंडीशन में होगी तो डेथ कोज कर देगी। अब इसके टाइप्स होते हैं, और कितने टाइप है? दो टाइप है, 2 टाइप्स ऑफ लिथेलिटी, 2 टाइप्स ऑफ लिथेलिटी। लिथेलिटी के 2 टाइप हैं, कौन कौन से? तो देखो, लिथेलिटी के 2 टाइप कौन कौन से हैं? एक को हम लोग बोलते हैं एब्सोल्यूट लिथेलिटी, ठीक है। और एक टाइप को बोलते हैं सब लिथेलिटी। यानी लीथल जीन के कारण होने वाली डेथ को हम लोग 2 टाइप्स में डिस्क्राइब करते हैं। एक तो एब्सोल्यूट डेथ हो, जहां एक सब लिथेलिटी, यानी डेथ तो हो बट थोड़ा सा डिफरेंस आ जाए, जहां, ठीक है, जहां थोड़ा सा डिफरेंस आ जाए। अब देखो, एब्सोल्यूट लिथेलिटी और सब लिथेलिटी का मतलब क्या होता है? एब्सोल्यूट लिथेलिटी का मतलब होता है यहां डेथ कंफर्म है, एब्सोल्यूट है। और कैसे है? यहां डेथ होती है इंडिविजुअल की डेथ बिफोर बर्थ होने से पहले ही डेथ हो जाएगी, मतलब मरा हुआ बच्चा पैदा होगा, ठीक है, मरा हुआ बच्चा पैदा होता है, डेथ बिफोर बर्थ। और सब लिथेलिटी में इसमें इतना सा रिलैक्सेशन मिल जाता है कि जान पैदा होने के बाद जाती है, ठीक है। डेथ आफ्टर बर्थ, यानी डेथ तो निश्चित है, ठीक है, मृत्यु तो परम सत्य और इनका तो वैसे ही सत्य है, ठीक है, 100% सर्टेन ही है, फाइल तो क्लोज होनी है। इसकी खुलने से पहले ही फाइल पे टेप लगगी, बंद होगी, मतलब जन्म से पहले ही डेथ होगी। और इसकी जन्म के बाद डेथ होती है, यानी इनकी एम्ब्रियोनिक स्टेज में डेथ हो जाती है। अगर एग्जाम्पल लेकर के डिस्कस करें ना, हम लोग एग्जाम्पल लेकर के डिस्कस करें तो एग्जाम्पल इसमें आएगा कोट कलर
ऑफ माइस, चूहों का जो कोट कलर होता है वो, ठीक है। चूहों के कोट कलर की दो जीन है, दो जीन होती है, एक तो मैं कहूँगा कैपिटल वाई से रिप्रेजेंट करूँगा, एक स्मॉल वाई से, ठीक है। कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। कैपिटल वाई का मतलब होता है कि कलर है कोट का येलो, येलो कलर है कोट का, और स्मॉल वाई का मतलब है ब्राउन कलर है, ठीक है। अब भले ही येलो डोमिनेंट हो, बट येलो होता है लीथल, ठीक है, येलो लीथल होता है, ये लीथल जीन है। येलो जो कलर है ये एक्चुअल में येलो नहीं होता, ठीक है। वैसे भी तुम लोगों को पीले चूहे देखने को नहीं मिलेंगे। रीजन क्या है कि पीले चूहों की डेथ हो जाती है पहले ही। ये थोड़ा येलो ब्राउनिश होता है, बट थोड़ी सी येलो अपीयरेंस आती है, इसलिए हम लोग येलो कहते हैं। पर्टिकुलर ये ब्राउन है जो अपने नॉर्मली चूहे देखने को मिलते हैं घरों में, ठीक है। अब क्या होगा, जब येलो वाले की ब्राउन वाले के साथ क्रॉस करवाई जाएगी ना, ठीक है, तो F1 जनरेशन जो बनेगी, F1 जनरेशन क्या बनी, F1 जनरेशन ये बन गई, ठीक है। अब इसकी सेल्फिंग होगी, इसकी सेल्फिंग होगी, इसकी सेल्फिंग होगी, समझ रहे हो। अब ये जब तक डेथ नहीं करेगा, जब तक ये होमोजाइगस कंडीशन में ना आ जाए, क्योंकि लीथल जीन की एक स्पेशलिटी होती है, वो होमोजाइगस कंडीशन में होता है, तभी डेथ कोज करता है। क्रॉस बना लो, पुनेट स्क्वायर मेथड से ही करेंगे सोल्व, ठीक है, पुनेट स्क्वायर मेथड से ही सोल्व करेंगे। और देखो वही क्रॉस आएगा, जीन गैमेट क्या बनेंगे, गैमेट कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अब देखो क्रॉस किया तो रिजल्ट क्या आ गया, यहां कैपिटल वाई कैपिटल वाई, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, स्मॉल वाई स्मॉल वाई। अब होमोजाइगस कंडीशन कहां आई है, एक तो इस जगह आई है, एक इस जगह आई है। तो इस जगह वाली होमोजाइगस कंडीशन कैसी होगी, लिथेलिटी वाली। ये कैसा होगा, इसकी हो जाएगी डेथ, इसकी हो जाएगी डेथ। बर्थ होने से पहले ही डेथ होगी। तो चेंज हो गया यहां के जीनोटाइप और फिनोटाइप रेशियो में। क्या चेंज आया, क्या चेंज आया, यहां का जीनोटाइप रेशियो जो होना चाहिए था उससे अलग आ गया। जीनोटाइप, जीनोटाइप में क्या चेंज आया, यहां का जीनोटाइप 1:2:1 होना चाहिए था, जबकि अब क्या आएगा, अब आएगा जीनोटाइप सिर्फ 2:1। ये लीथल जीन का जीनोटाइप है 2:1, याद रखना 2:1, ठीक है, क्योंकि एक तो डेथ ही होगी, ये तो लीथल था, होमोजाइगस कंडीशन आ गई तो डेथ होगी, ठीक है। तुम लोग कहोगे मैंने रिसेसिव कहा, मैंने मेनली रिसेसिव कहा है, 100% नहीं, तो यहाँ डोमिनेंट वाला है, ठीक है। ये लीथल मैंने इसीलिए इसके ब्रैकेट में लिखा, एक एग्जाम्पल हुआ। अब इसी तरह डेथ आफ्टर बर्थ, सब लिथेलिटी का एग्जाम्पल देख लेते हैं। सब लिथेलिटी के एग्जाम्पल की बात करें तो देखो सब लिथेलिटी का एग्जाम्पल आता है होमोजाइगस ऑफ सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया का होमोजाइगस क्या होगा, सब लिथेलिटी का एग्जाम्पल होगा। कैसे, देखो इस केस में क्या क्या बनते हैं, किस तरह के जो गैमेट्स हैं या जीनोटाइप आएंगे। देखो अगर हीमोग्लोबिन ऐसा हो, ठीक है, तो ये तो होता है नॉर्मल केस, ये तो होता है नॉर्मल केस। अगर ऐसा हो, ये हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं बाय द वे, ठीक है। अगर ऐसा हो तो ये होता है कैरियर, ये क्या होता है कैरियर। और अगर हीमोग्लोबिन ऐसा हो जाए जहां कैसी कंडीशन आ जाए, होमोजाइगस कंडीशन आ जाए, होमोजाइगस कंडीशन में इफेक्टेड हो जाएगा। इफेक्टेड कैसा होगा, देखो हम लोग इसी क्रॉस को क्या करते हैं, पुनेट स्क्वायर से सॉल्व करते हैं, इसी क्रॉस को पुनेट स्क्वायर से सॉल्व करते हैं और वही रिजल्ट निकलेगा, देख लेना। इसका जो होमोजाइगस होगा वो क्या होगा, वो लिथेलिटी कोज कर देगा। देखो
दो कैरियर पेरेंट्स हैं HbA HbS, ठीक है, HbA दो कैरियर पेरेंट्स यानी F1 जनरेशन की ही तो क्रॉस करवा रहे हैं ना, HbS दोनों का क्रॉस करवाओ, क्या रिजल्ट आएगा? देखो यहां HbA HbA नॉर्मल, HbA HbS कैरियर, HbA HbS कैरियर, और ये आ गया, ये क्या आ गया? HbS HbS। तो यहां ये जो आ गया ना, ये इसकी हो जाएगी डेथ, इसकी हो जाएगी डेथ, ये होगी लिथेलिटी, ठीक है। और इस वजह से जीनोटाइप में भी चेंज आया। जीनोटाइप में क्या चेंज आया? जीनोटाइप में चेंज आया कि जहां जीनोटाइप 1:2:1 होना चाहिए था, वहां जीनोटाइप अब क्या होगा? वहां जीनोटाइप 2:1 रह गया। तो लीथल जीन का कोई भी केस हो, जीनोटाइप क्या होता है? 2:1, 2:1, ठीक है। ये है क्या? एब्सोल्यूट लिथेलिटी, यानी यहां 100% डेथ होगी, कन्फर्म सल्टेगा बंदा, तब सल्टेगा डेथ बर्थ से पहले ही, उसका जन्म हुआ उससे पहले ही फाइल क्लोज हो जाएगी, यानी पेट में था, एम्ब्रियोनिक स्टेज थी, उसी टाइम फाइल बंद होगी, ठीक है। तो हमें पीले चूहे कभी देखने को नहीं मिलते, येलो कलर के चूहे हमें कहीं नहीं देखने को मिलते, क्योंकि येलो कब आएगा? जब ये होमोजाइगस कंडीशन आएगी, होमोजाइगस कंडीशन आते ही तो सल्ट ही जाएगा, जन्म से पहले ही सल्ट जाएगा, ठीक है। तो अगर बर्थ होगी भी तो भी मरे हुए डेड इंडिविजुअल की बर्थ होगी, ठीक है। ये क्या है? सबलिथेलिटी, बर्थ के बाद डेथ होती है, ठीक है। होमोजाइगस कंडीशन सिकल सेल एनीमिया का इसका सबसे बेटर एग्जांपल है। क्या होता है? ये केस बनते हैं और इनमें जब होमोजाइगस कंडीशन आ जाती है ना, तो वो डेथ हो जाती है और जीनोटाइप चेंज हो जाते हैं, 2:1 रह जाता है जीनोटाइप, ठीक है। जीनोटाइप क्या रह जाता है? 2:1। क्लियर है ना? समझ रहे हो? तो ये बात हुई किसकी? लीथल जीन की। ये बात किसकी हुई? लीथल जीन की। तो जल्दी से वीडियो को पॉज करो और पॉइंट नोट डाउन कर लो जल्दी। इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस का सेकंड टाइप, यानी नॉन एलेलिक इनहेरिटेंस। क्लियर है? नॉन एलेलिक इनहेरिटेंस। तो स्टार्ट करते हैं। हम बात करें किसकी? नॉन एलेलिक, नॉन एलेलिक इनहेरिटेंस। नॉन एलेलिक इनहेरिटेंस यानी इंटरजेनिक इनहेरिटेंस, इंटरजेनिक इनहेरिटेंस की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। इंटरजेनिक इनहेरिटेंस, इंटरजेनिक इनहेरिटेंस या नॉन एलेलिक इनहेरिटेंस क्या होती है? ये इनहेरिटेंस की वो टाइप है जहां हम इंटरेक्शन देखते हैं किस किस के बीच में? इंटरेक्शन बिटवीन एलील्स ऑफ डिफरेंट जीन, एलील्स ऑफ डिफरेंट जीन, अलग अलग जीन की एलील्स के बीच में जब इंटरेक्शन देखी जाती है तो वो होती है इंटरजेनिक इनहेरिटेंस या फिर नॉन एलेलिक इनहेरिटेंस, जहां एलील नहीं हो, यानी एक जीन की एलील ना हो, दो अलग अलग जीन की एलील हो। क्लियर है? समझ गए? ये चीज हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं, अब जस्ट इसके एग्जांपल्स डिस्कस करने हैं। अगर नॉन एलेलिक इनहेरिटेंस के एग्जांपल्स की बात की जाए तो उसमें हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे डुप्लीकेट जीन को। डुप्लीकेट जीन ये क्या है? नॉन एलेलिक इनहेरिटेंस जीन पे बेस्ड होती है कि किस तरह के जीन की इनहेरिटेंस हम लोग देख रहे हैं। पहला हम बात करें डुप्लीकेट जीन की। जीन को डुप्लीकेट नाम क्यों दिया गया, ये जब डिस्कस करेंगे तुम्हें अच्छी तरह अपने आप समझ आ जाएगा। देखो डुप्लीकेट का मतलब क्या है, यहां पहले समझो डुप्लीकेट जीन इनहेरिटेंस किस तरह की शो करता है। तो देखो डोमिनेंट कैरेक्टर is expressed, dominant character is expressed in presence
in presence of only one dominant एलील। अगर हम बात करें डाई हाइब्रिड क्रॉस की, जहां हम दो कैरेक्टर लेकर के क्रॉस करवा रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, उस टाइम अगर दोनों कैरेक्टर्स में से किसी भी एक कैरेक्टर की डोमिनेंट एलील प्रेजेंट होगी, पेयर के अंदर किसी भी एक कैरेक्टर की डोमिनेंट एलील प्रेजेंट होगी, तो उस क्रॉस का जो मेन डोमिनेंट कैरेक्टर हम लोग लेकर के चल रहे हैं वो एक्सप्रेस हो जाएगा। ठीक है, एक डोमिनेंट एलील की प्रेजेंस में पूरे का पूरा जो इंडिविजुअल है वो डोमिनेंट कैरेक्टर शो करेगा। ये डुप्लीकेट जीन का काम होता है। ठीक है, अब क्रॉस के थ्रू समझो इसे। ठीक है, क्रॉस के थ्रू किस तरह से, मैं एग्जांपल लेकर के चल रहा हूं यहां। ठीक है, एग्जांपल किस चीज का लेंगे यहां, तो देखो अगर हम डुप्लीकेट जीन की बात करें तो काफी सारे एग्जांपल्स हम लोग डिस्कस कर सकते हैं, बट इसमें सबसे इंपॉर्टेंट या सबसे मेन एग्जांपल अगर मैं कहूं तो वो एग्जांपल होगा फ्रूट शेप इन कैप्सुला। फ्रूट शेप इन कैप्सुला एग्जांपल क्या है, फ्रूट शेप इन कैप्सुला। कैप्सुला क्या होता है, कैप्सुला सेफर्ड पर्स के नाम से जाने जाने वाला प्लांट है। सेफर्ड पर्स के नाम से जाने जाने वाला प्लांट है कैप्सुला। इसकी जो फ्रूट की शेप होगी उस पे डिपेंड करेगा, या उससे हम लोग बता सकते हैं कि डोमिनेंट जीन किस तरह से इनहेरिटेंस में इफेक्ट डालता है। ठीक है, जहां एक डोमिनेंट एलील की प्रेजेंस में पूरा का पूरा डोमिनेंट कैरेक्टर एक्सप्रेस हो जाएगा। ठीक है, समझ गए। अब देखो शेप किस तरह की हो सकती है, तो इस कैरेक्टर के दो ट्रेट बनते हैं। ठीक है, दो ट्रेट बनते हैं, कौन कौन से, जैसे फ्रूट शेप दो तरह की होती है, एक तो ट्रायंगुलर और एक शेप होती है एलोंगेटेड, जिसमें से ट्रायंगुलर शेप है वो डोमिनेंट है। ठीक है, और इलोंगेटेड शेप रेसेसिव है। इलोंगेटेड शेप क्या है, रेसेसिव है। अब देखो किस तरह से शो होगा, मैं ट्रायंगुलर को रिप्रेजेंट कर रहा हूं कैपिटल टी से और इलोंगेटेड को रिप्रेजेंट कर रहा हूं स्मॉल टी से। ठीक है, समझ गए। अब मुझे क्रॉस करना है, क्रॉस मैंने तो सिंगल कैरेक्टर लिया है, फिर दो एलील की बात कहां से आ गई, तो कैरेक्टर मुझे दो करने पड़ेंगे, डाई हाइब्रिड बनाना पड़ेगा। तो मैं जस्ट फॉर क्रॉसिंग या जस्ट फॉर एग्जांपल क्या करता हूं, ये कर देता हूं कैपिटल टी कैपिटल डी, दूसरा कोई भी कैरेक्टर ले लिया और मैं डुप्लीकेट जीन की बात कर रहा हूं तो मैंने डी से रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, इसी तरह स्मॉल टी स्मॉल डी। ठीक है, दोनों कैरेक्टर ले लेना। अब देखो इस क्रॉस में जो F1 जनरेशन है वो क्या बनेगी, F1 जनरेशन यही बनेगी, कैपिटल टी कैपिटल डी स्मॉल डी। ठीक है, समझ रहे हो ना। देखो अब ये क्या शेप होगी, ये ट्रायंगुलर शेप होगी, ठीक है, और ये कैसी शेप होगी, ये इलोंगेटेड, ये शेप होगी इलोंगेटेड। तो देखो समझने की कोशिश करना, ये जो F1 आया है, ये जो F1 जनरेशन आई है, इसकी शेप कैसी है, इस F1 जनरेशन की शेप है ट्रायंगुलर, क्योंकि दोनों एलील जो हैं वो डोमिनेंट की हैं और ये एक्सप्रेस करेगी खुद को एक्सप्रेस करेगी क्योंकि डोमिनेंट है, और दूसरों को सप्रेस कर देगी। तो शेप कैसी आएगी, बाय डिफॉल्ट ट्रायंगुलर शेप आ जाएगी, बाय डिफॉल्ट ट्रायंगुलर शेप आ जाएगी। ठीक है, अब इसी की सेल्फिंग करवाते हैं, जैसे मैं क्रॉस इसी को करवाऊंगा, कैपिटल टी कैपिटल डी स्मॉल डी, क्रॉस कैपिटल टी कैपिटल डी स्मॉल डी, यही क्रॉस होता है ना। और इसमें जो रिजल्ट आता है, अगर मैं कहूं फिनोटाइप के बेस पे रिजल्ट आता है तो वो क्या होता है, देखो फिनोटाइप के बेस पे आने वाला रिजल्ट क्या होगा, यहां से हमें रिजल्ट यही मिलेगा ना,
एक तो कैपिटल टी, एक कैपिटल डी, एक कैपिटल टी, एक स्मॉल डी, एक स्मॉल डी सॉरी स्मॉल टी कैपिटल डी, एक स्मॉल टी स्मॉल डी। ठीक है, ये एक तरह से तुम लोग कह सकते हो गैमेट बनेंगे। अब गैमेट बनेंगे, गैमेट का यही इन्हीं गैमेट से जो पेरेंटल कैरेक्टर डिसाइड होगा ना वही फिनोटाइप में रिप्रेजेंट होगा। जैसे इसका रेशियो नॉर्मली तो आना चाहिए था, डाई हाइब्रिड क्रॉस है, फिनोटाइपिक रेशियो आना चाहिए था 9:3:1 और एक्चुअल में जीनोटाइप एक तरह से हम लोग कहें जीनोटाइप का सॉरी फिनोटाइपिक रेशियो आना यही चाहिए था, बट यहाँ जो दूसरा कैरेक्टर है वो डुप्लीकेट जीन की तरह काम कर रहा है, दूसरा कैरेक्टर है वो डुप्लीकेट जीन रेगुलेट कर रहा है, तो फिनोटाइप में चेंज आएगा। देखो नॉर्मली ये कैरेक्टर कैसा होना चाहिए था, इससे रिप्रेजेंट होने वाला कैरेक्टर कैसा होना चाहिए था, ट्रायंगुलर ना, ठीक है, क्योंकि ये तो डुप्लीकेट है, हमने जस्ट समझने के लिए लिया है, तो ट्रायंगुलर होना चाहिए था। तो ये तो आ गया ट्रायंगुलर, ठीक है, ये तो क्या आ गया ट्रायंगुलर। क्लियर है। इसकी शेप कैसे आनी चाहिए थी, टी है यहाँ कैपिटल वाला, डी स्मॉल है, तो ये डोमिनेंसी आ गई, ये भी ट्रायंगुलर हो गया, ये भी ट्रायंगुलर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट इस तीसरे की यहां क्या आना चाहिए था, स्मॉल टी आ गया, तो ये इलोंगेटेड होना चाहिए था। जब इलोंगेटेड क्यों नहीं हुआ, रीजन कि मैंने कहा है किसी भी एक डोमिनेंट एलील की प्रेजेंस में डोमिनेंट कैरेक्टर एक्सप्रेस हो जाएगा। डोमिनेंट कैरेक्टर इज एक्सप्रेस्ड इन प्रेजेंस ऑफ, ये ओनली की जगह अगर मोर करेक्ट लिखो ना तो एनी लिख लो, एनी वन डोमिनेंट एलील, कोई भी एक डोमिनेंट एलील होगी उसकी प्रेजेंस में डोमिनेंट कैरेक्टर एक्सप्रेस हो जाएगा। यहां डोमिनेंट एलील डी वाली आ गई ना, चाहे कैरेक्टर दूसरा ही क्यों ना हो बट रिप्रेजेंट डोमिनेंसी ही होगी, और रिजल्ट क्या आ जाएगा, रिजल्ट इसका भी ट्रायंगुलर आ जाएगा, रिजल्ट इसका भी ट्रायंगुलर आ जाएगा। और इस लास्ट वाले का क्या होगा, लास्ट वाले में ना तो डी डोमिनेंट है ना टी डोमिनेंट है, तो ये तो रिजल्ट क्या बनेगा, ये रिजल्ट बन जाएगा इलोंगेटेड। तो जहां इसका रिजल्ट फिनोटाइप 9:3:1 आना चाहिए था, वहां फिनोटाइप चेंज होकर के क्या आएगा, ये भी ट्रायंगुलर, ये भी ट्रायंगुलर, ये भी ट्रायंगुलर, सिर्फ एक इलोंगेटेड। तो 9 + 3 + 3 कितने हो गए, 9 + 6 15। तो फिनोटाइपिक रेशियो क्या आ गया, 15:1। डुप्लीकेट जीन का फिनोटाइपिक रेशियो हमेशा 15:1 आता है, ये चीज याद रखना, ठीक है, ये चीज याद रखना, हमेशा 15:1 आएगा। और इसी पे क्वेश्चन पूछा जाता है, इसी पे क्वेश्चन पूछा जाता है। समझ गए ना क्यों आया, समझ रहे हो क्यों आया। मैंने क्या कहा था कि डुप्लीकेट जीन वो जीन होगा जिसमें दो कैरेक्टर अगर हम लेकर के चलें और किसी भी कैरेक्टर की एक एलील डोमिनेंट वाली आ गई इंडिविजुअल के अंदर, तो उसका डोमिनेंट कैरेक्टर ही एक्सप्रेस होगा। ठीक है, समझ रहे हो ना। तो देखो डोमिनेंट कैरेक्टर इज एक्सप्रेस्ड इन द प्रेजेंस ऑफ एनी वन डोमिनेंट एलील, किसी भी एक डोमिनेंट एलील की प्रेजेंस में पूरा का पूरा इंडिविजुअल डोमिनेंट कैरेक्टर एक्सप्रेस कर देगा। एग्जाम्पल फ्रूट शेप लिया, कैप्सुला सेफर्ड पर्स में दो शेप थी, ट्रायंगुलर इलोंगेटेड, डोमिनेंट थी ट्रायंगुलर, रिसेसिव थी इलोंगेटेड, इस तरह से रिप्रेजेंट किया। फिर हम लोगों ने बनाया क्रॉस बनाया, तो देखो क्या हुआ, ये ट्रायंगुलर ये इलोंगेटेड, दोनों क्रॉस किया, ट्रायंगुलर आ गया F1 जनरेशन। जब F2 बनाने लगे तो गैमेट बनाए, गैमेट से ही हमें रिलेट कर लेते हैं, गैमेट से ही हम पेरेंटल और न्यू कैरेक्टर को रिलेट कर लेते हैं। ठीक है, जैसा हम लोगों ने यहाँ किया है, कर लिया। हमें पता था लास्ट रिजल्ट क्या आना है, क्योंकि इतना बड़ा क्रॉस करने का मतलब नहीं, लास्ट रिजल्ट क्या आना है, लास्ट फिनोटाइपिक रेशियो आना था 9:3:3:1। ठीक है, यही आना था। अब इसमें चेंज क्या हुआ, क्योंकि हम नॉर्मल डाई हाइब्रिड क्रॉस नहीं देख रहे, हम देख रहे हैं डुप्लीकेट जीन का डाई हाइब्रिड क्रॉस। तो देखो ये तो डेफिनेटली ट्रायंगुलर आना था, ये भी डेफिनेटली ट्रायंगुलर आना था। चेंज कहाँ आया, चेंज यहाँ आया, चेंज यहाँ आया। यहाँ क्या चेंज आया, ये इलोंगेटेड होना था, जबकि दूसरे कैरेक्टर का जीन भी यहाँ एक डोमिनेंट एलील दे गया, इस वजह से यहाँ डोमिनेंट कैरेक्टर एक्सप्रेस हो गया। ठीक है, ये ट्रायंगुलर आ गया, ये चेंज आ गया, ये चेंज आ गया। नहीं तो नॉर्मल जो डाई हाइब्रिड क्रॉस होता है उसमें पेरेंटल टू प्रोजेनी रेशियो क्या रहता है, 9:3, यानी
9+3 कितना हो गया 12, 12 रेशियो ये क्या आ गया 4, ये रहता है नॉर्मली ये रहता है, बट अब यहाँ क्या है 15:1 चेंज हो गया है। ठीक है, ये चीज याद रखना हमेशा, समझ गए। ये है डुप्लीकेट जीन का क्रॉस, ठीक है, डुप्लीकेट जीन का रेशियो, और ये हमेशा पूछा जाता है। ये नॉन एलेलिक इनहेरिटेंस में जब क्वेश्चन ले जाएगा ना बंदा, तो इन्हीं से क्वेश्चन बनाएगा, हमेशा ही बनाएगा, ठीक है, और यही रेशियो पूछते हैं। तो सबसे अच्छा है रेशियो याद रखो। अगर समझ आ रहा है कैसे बनाया तो रेशियो याद रखने की जरूरत है नहीं तो कम से कम रेशियो तो याद रखना ही है। ठीक है, क्लियर है ना। जल्दी से वीडियो पॉज करो, पॉइंट नोट डाउन कर लो, फिर हम नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। जल्दी हो गया क्या? हो गया? चलो अब नेक्स्ट सेकंड एग्जांपल बोल दो या सेकंड टाइप बोल दो, किसकी? नॉन एलेलिक इनहेरिटेंस या फिर इंटरजेनिक इनहेरिटेंस की। ठीक है, इसमें तो क्या था डुप्लीकेट जीन में कि दो कैरेक्टर लेकर के क्रॉस करवा रहे हैं, किसी भी एक कैरेक्टर की एक जीन की डोमिनेंट एलील आ गई ना इंडिविजुअल में, तो पूरे का पूरा इंडिविजुअल डोमिनेंट कैरेक्टर एक्सप्रेस कर देगा। ठीक है, कोई भी एक डोमिनेंट एलील आनी चाहिए, डोमिनेंसी वाला कैरेक्टर अपने आप एक्सप्रेस हो जाएगा। अब चेंज क्या आएगा? तो अब देखो, अब जिसकी हम बात कर रहे हैं यानी सेकंड एग्जांपल है कॉम्प्लीमेंट्री जीन। कॉम्प्लीमेंट्री जीन में क्या होता है? देखो, इसमें भी डोमिनेंट जीन की तरह डुप्लीकेट जीन की तरह थोड़ा सा चेंज दिखेगा। क्या चेंज दिखेगा? तो देखो वो चेंज क्या है। इसकी डेफिनेशन होती है कि डोमिनेंट कैरेक्टर इज expressed only when both the gene or allele are of dominant trait। देखो, नॉर्मल भाषा में समझो, आम भाषा में ये थी डेफिनेशन की भाषा। ठीक है, अब देखो समझने वाले भाषा में क्या होता है कि डोमिनेंट कैरेक्टर तब एक्सप्रेस किया जाएगा जब दोनों, देखो डोमिनेंट कैरेक्टर सिर्फ एक कंडीशन में एक्सप्रेस होगा कॉम्प्लीमेंट्री जीन में, जब इंडिविजुअल की जो दोनों एलील हैं, दोनों की दोनों एलील यानी दोनों जीन से आने वाली दोनों एलील क्या होंगी? डोमिनेंट टाइप की होंगी। क्या होंगी? डोमिनेंट टाइप की होंगी, तभी वो डोमिनेंट कैरेक्टर एक्सप्रेस किया जाएगा, ठीक है, तभी वो डोमिनेंट कैरेक्टर एक्सप्रेस किया जाएगा। समझ गए? तो ये समझने की कोशिश करो, मैं कह रहा हूं बोथ द जीन या बोथ द एलील आर ऑफ डोमिनेंट ट्रेट या आर ऑफ डोमिनेंट कंडीशन। जब दोनों डोमिनेंट कंडीशन की होगी उसी केस में डोमिनेंट कैरेक्टर एक्सप्रेस किया जाएगा, नहीं तो चाहे एक डोमिनेंट हो जाए पूरा पूरा इंडिविजुअल रिसेसिव कैरेक्टर ही शो करेगा। ठीक है, समझ रहे हो ना? ये चीज समझ आ रही है? क्लियर है ना? चलो अब बात कर लेते हैं, हम डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल लेकर के। तो एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल क्या होता है? एग्जाम्पल हम लोगों ने यहां लिया है फ्लावर कलर ऑफ लेथाइरस, लेथाइरस ओडोरेटस क्या होता है?
लेथाइरस ओडोरेटस स्वीट पी को बोलते हैं, पायसम स्टेवियम गार्डन पी को बोलते हैं, लेथाइरस ओडोरेटस स्वीट पी को बोलते हैं। ठीक है, समझना ये भी एक मटर का ही प्लांट है जिसका साइंटिफिक नेम है लेथाइरस ओडोरेटस। फ्लावर कलर है, फ्लावर कलर की दो ट्रेट होती है। ठीक है, फ्लावर कलर की दो अलग अलग दो डिफरेंट ट्रेट्स होती हैं। क्या क्या है वो ट्रेट? देखो, एक तरह का फ्लावर कलर होता है पर्पल, एक फ्लावर कलर है पर्पल, और दूसरा फ्लावर कलर क्या होगा? दूसरा फ्लावर कलर होता है व्हाइट। व्हाइट जो पर्पल वाला फ्लावर कलर है ना, वो तो है डोमिनेंट। ठीक है, वो तो है डोमिनेंट, और जो व्हाइट कलर वाला है वो है रेसेसिव, वो रेसेसिव ट्रेट है। ठीक है, मैंने क्या कहा कि दोनों के दोनों कैरेक्टर्स के जीन या दोनों के दोनों एलील डोमिनेंट ट्रेट के होने चाहिए। तो मैं तो यहाँ सिर्फ एक ही कैरेक्टर लेकर चला हूँ, दूसरा कैरेक्टर तो वही डुप्लीकेट जीन की तरह दूसरा कैरेक्टर हम लोग अपनी तरफ से डालेंगे। ठीक है, ताकि कंफ्यूजन ना हो। पहले समझो इनको रिप्रेजेंट कैसे किया है। पर्पल को रिप्रेजेंट हम लोग कर रहे हैं कैपिटल पी से, ठीक है, और वाइट को रिप्रेजेंट हम लोग कर रहे हैं स्मॉल पी से। ठीक है, अब करवाते हैं क्रॉस। अब क्या करवाते हैं? क्रॉस। तो देखो, हम लोग स्टार्टिंग कर रहे हैं, जैसे क्रॉस के लिए हम लोग लेकर के चल रहे हैं पर्पल कलर और वाइट कलर को, और वाइट कलर को क्रॉस करवाना है, हमें पता है। तो एक कैरेक्टर तो ले नहीं सकते, कैरेक्टर दोनों लेकर के चलेंगे। तो देखो, डोमिनेंट कैरेक्टर जो पर्पल है वो कब एक्सप्रेस होगा? जब दोनों टाइप, दोनों जो जीन है, दोनों जो एलील है, वो डोमिनेंट ट्रेट की होंगी। ठीक है, डोमिनेंट कंडीशंस में होंगी। अब देखो, यहाँ दोनों डोमिनेंट कंडीशन, दूसरी जो मान रहा हूँ मैं कैरेक्टर की जीन है, एलील है, वो मैं सी लिख देता हूँ क्योंकि कम्प्लीमेंट्री जीन की बात कर रहे हैं, और यहाँ स्मॉल सी लिख देता हूँ। ठीक है, तो ये तो हो गया वाइट टाइप, ये तो हो गया वाइट। ठीक है, और ये हो गया पर्पल, ये हो गया पर्पल। अब देखो क्रॉस से कैसे पता चलेगा हमें, क्या सामने आता है? देखो, क्रॉस का रिजल्ट F1 जनरेशन। F1 जनरेशन क्या आएगी? कैपिटल P स्मॉल p, कैपिटल C स्मॉल c। ये क्या है? ये है F1 जनरेशन। ठीक है, और F1 जनरेशन का कैरेक्टर कैसा आया है? कैसा कलर आएगा? पर्पल ही आएगा, क्योंकि C भी कैपिटल आ गया, P भी कैपिटल आ गया। ठीक है, पर्पल आ गया। दोनों जो हैं वो डोमिनेंट ट्रेट की आ गई, दोनों जीन, दोनों एलील। तो क्या हुआ कि डोमिनेंट कैरेक्टर आ गया। समझ गए? डोमिनेंट कैरेक्टर एक्सप्रेस हो गया। अब इसी का जब क्रॉस करवाएंगे, इसी का क्रॉस करवाएंगे, कैपिटल P स्मॉल p, कैपिटल C स्मॉल c, क्रॉस कैपिटल P स्मॉल p, कैपिटल C स्मॉल c। ठीक है, दोनों का जब क्रॉस करवाएंगे तो रिजल्ट क्या मिलेगा हमें? क्रॉस करवाएंगे तो रिजल्ट क्या मिलेगा? रिजल्ट जो मिलेगा वो हम लोग जानते हैं, जो रिजल्ट मिलने वाला है वो हमें पहले से ही पता है, क्योंकि हम डाई हाइब्रिड क्रॉस बहुत बार कर चुके हैं। पहले बनाओ गैमेट्स, पहले बनाओ गैमेट्स। गैमेट्स क्या बनेंगे? गैमेट्स तुम लोग जानते हो, वही गैमेट्स बनेंगे। कैपिटल P, कैपिटल C, कैपिटल P स्मॉल c, स्मॉल p, कैपिटल C और स्मॉल c स्मॉल p। ठीक है, यही बनेंगे। और इसी हिसाब से इनका आफ्टर ऑल क्रॉस होने के बाद फिनोटाइपिक रेशियो आएगा। अगर नॉर्मल डाई हाइब्रिड क्रॉस होता तो ये पर्पल आता। ठीक है, ये कैसा आता? ये भी पर्पल आता। ये कैसा आता? ये C का जो हम लोगों ने कैरेक्टर लिया है वो एक्सप्रेस होना था, और यहाँ जो रेसेसिव कैरेक्टर है वो एक्सप्रेस होना था, यानी व्हाइट कलर एक्सप्रेस होना था। बट ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, इसीलिए हम लोगों ने दूसरा कैरेक्टर सिर्फ C लिख दिया। ठीक है, ऐसा नहीं होगा। तो जो रिजल्ट है 9:3:1 वाला वो चेंज हो जाएगा। कैसे चेंज होगा? देखो क्या एक्सप्रेशन आता है। ये तो चलो दोनों एलील डोमिनेंट टाइप की आ गई, तो डोमिनेंट कैरेक्टर पर्पल एक्सप्रेस हो गया, ये तो पर्पल हो गया। ठीक है, ये कैसा होगा?
एक डोमिनेंट आ गई, एक रेसेसिव, तो मैंने कहा था कॉम्प्लीमेंट्री में दोनों डोमिनेंट आनी चाहिए, तो ये आ गया रेसेसिव यानी व्हाइट, ठीक है। ये एक डोमिनेंट सी वाला, एक रेसेसिव, मैंने कहा था दोनों डोमिनेंट आनी चाहिए, तो ये भी आ गया व्हाइट, ये भी आ गया व्हाइट कलर रेसेसिव, और ये तो दोनों रेसेसिव हैं, तो रेसेसिव ही आना है व्हाइट, ठीक है। तो देखो नॉर्मल से चेंज होकर के क्या बनेगा, यहां जो रेशियो आएगा वो क्या आएगा, पर्पल तो है 9 और व्हाइट कितने हैं 3 + 3 6 + 1 7, तो इसका रेशियो आता है 9:7, 9:7, ठीक है। क्या आया 9:7, ये याद रखने वाला रेशियो है कॉम्प्लीमेंट्री जीन का, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री जीन का याद रखने वाला रेशियो यही है कि 9:7 आता है, ठीक है, 9:7 आता है इनका फिनोटाइप, 9 तो पर्पल और 7 व्हाइट, ठीक है, जबकि एक्चुअल में आना ये चाहिए था, समझ गए। यही डिफरेंस क्रिएट करता है कॉम्प्लीमेंट्री जीन, यही डिफरेंस कौन क्रिएट करता है, कॉम्प्लीमेंट्री जीन, समझ गए। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स मैटर है, धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे, लेवल बढ़ता जाएगा, मैंने तुम लोगों को स्टार्टिंग में बताया था, बट बहुत प्यारी चीज है जेनेटिक्स, इतनी प्यारी है कि एक चीज समझ गए ना फिर सारी चीज समझ आती रहेगी। अरे इतनी आसान चीज है, तुम लोगों को करना क्या है, मैंने कंडीशन दे दी कॉम्प्लीमेंट्री जीन की, याद रख लो कंडीशन क्या है, वो कंडीशन है जिसमें डोमिनेंट कैरेक्टर तभी एक्सप्रेस होगा, किस कंडीशन में, जब दोनों की दोनों एलील डोमिनेंट ट्रेट की आएंगी, दोनों की दोनों एलील डोमिनेंट ट्रेट की आएंगी। अब मैंने एग्जांपल ले लिया लेथेरियस ओडोरेटस के फ्लावर कलर का, पर्पल कलर और व्हाइट कलर, दो कलर आ गए, ये और ये इस तरह से रिप्रेजेंट होगी, ये डोमिनेंट है, ये रिसेसिव है। अब हम लोग क्या कह रहे हैं, दोनों एलील मतलब दो कैरेक्टर मतलब मुझे एक कैरेक्टर और लेना पड़ेगा। अब कैरेक्टर लेंगे तो कंफ्यूजन क्रिएट होगा, मामला गड़बड़ा जाएगा, क्योंकि तुम्हारे लेवल से बाहर चली जाएगी बात, कैरेक्टर ज्यादा हो जाएंगे, समझ आएगा नहीं घंटा भी। तो मैंने कैरेक्टर की जगह सिर्फ सी लिख दिया, यहाँ सी कैरेक्टर है, लेट्स सपोज सी कैरेक्टर है, सी वाला जो तुम लोग कहते हो ना क्या सी है क्या भाई, वो कैरेक्टर है ये, ठीक है। तो देखो इस तरह से रिप्रेजेंट कर दिया, ये F1 बन गया। F1 में दोनों एलील डोमिनेंट टाइप की आ गई, तो F1 में डोमिनेंट कैरेक्टर एक्सप्रेस हो गया पर्पल, ठीक है। जब इसकी सेल्फिंग करवाई तो दोनों एलील जहां डोमिनेंट आई वहां तो पर्पल है, बाकी सब जगह क्योंकि दोनों डोमिनेंट आई नहीं है कहीं भी, और इस केस को छोड़ करके तो वो सारी रेसेसिव वाली व्हाइट वाली, तो रेशियो चेंज होके 9:7 आ गया, ठीक है। ये बात हुई कॉम्प्लीमेंट्री जीन की। तो एक काम करो, वीडियो को पॉज करो, पॉइंट नोट डाउन कर लो, जल्दी नोट डाउन कर लो, फिर नेक्स्ट केस डिस्कस करते हैं, ठीक है। हो गया, चलो अब बात करते हैं नेक्स्ट केस की। नेक्स्ट जो केस है वो इससे भी थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, इससे भी थोड़ा सा और ज्यादा इंटरेस्टिंग है। मैं पहले ही कह चुका हूं, जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे केस में इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा, ठीक है। जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा, वही वाली बात है। केस और ज्यादा कॉम्प्लेक्स होते जाएंगे, पर हैं आसान, कॉम्प्लेक्स हैं थोड़े से बट आसान है। जिसको एक चीज पकड़ में आ गई, मतलब जो सही पकड़े है उसके लिए बहुत आसान है। देखो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट एग्जांपल बोल दो या नेक्स्ट टाइप ऑफ नॉन एलेलिक इनहेरिटेंस, ठीक है। वो क्या है, नेक्स्ट टाइप है अपनी थर्ड टाइप, कोलैबोरेटिव जीन, ठीक है। कोलैबोरेटिव जीन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, इसको समझना ना थोड़ा सा मुश्किल होता है बच्चों के लिए। तो देखना कैसे, यहाँ मैं एग्जाम्पल लेकर के चल रहा हूँ, यहाँ मैं एग्जाम्पल लेकर के डिस्कस करूँगा। स्टार्टिंग में ही एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल मैंने ली है कोम्ब शेप,
कॉम्ब शेप ऑफ फ्लावर, फ्लावर की कॉम्ब शेप ली है, ठीक है। फ्लावर की कॉम्ब शेप मतलब फ्लावर के जो पेटल होते हैं ना उसकी शेप की बात कर रहा हूं। ये कितनी तरह की आती है, तो देखो कॉम्ब शेप्स कितनी तरह की आएंगी, 4 तरह की कॉम्ब शेप आती हैं और उनके 4 ही अलग अलग जीनोटाइप हैं, ठीक है। देखो ये जीनोटाइप है, कैपिटल आर, ठीक है, कैपिटल पी, कैपिटल आर, कैपिटल पी, स्मॉल आर, स्मॉल पी, ये अलग अलग है, ठीक है। अब इनसे अलग अलग कॉम्ब शेप रिप्रेजेंट होगी, अलग अलग टाइप की कॉम्ब शेप रिप्रेजेंट होगी। देखो कैपिटल आर किस टाइप की कॉम्ब शेप रिप्रेजेंट करता है, इसे हम लोग कहते हैं रोज शेप है, कॉम्ब की रोज शेप है, रोज गुलाब जैसी, ठीक है, इसे कहते हैं। ये कैसी है, ये है पीनट शेप, ठीक है, पीनट शेप है, इसलिए पी से रिप्रेजेंट किया है। जहां रोज और पीनट दोनों का मिक्सअप आ जाए वो होती है वॉलनट, वो होती है वॉलनट, वॉलनट शेप। और जो लास्ट है वो है सिंगल, जो नॉर्मल शेप होती है, ठीक है। देखो अब किस तरह से चेंज आता है, तो यहां मैं बना रहा हूं डायग्राम रोज, पीनट, वॉलनट और सिंगल का। रोज की कॉम्ब शेप किस तरह की होगी, देखो ये वो पॉइंट है जहां क्या होता है, जुड़ी हुई होती है क्या, पेटल। तो रोज शेप की पेटल इस तरह की होगी, रोज शेप की पेटल इस तरह की होगी, ठीक है। गुब्बारा नहीं बनाया है, पेटल बनाई है, इसी शेप की होती है। पीनट की शेप इस तरह की होगी, जैसे पीनट होती है, जैसी पीनट होती है, ठीक है, समझ गए। वॉलनट इन दोनों का मिक्सअप सा होगा, ठीक है, वॉलनट इन दोनों का मिक्सअप टाइप का शेप होगा, रोज और पीनट का, ठीक है। मिक्सअप टाइप का मतलब इस तरह का शेप होगा, ठीक है। नेक्स्ट, ये थोड़ा सा लंबा बना दिया हमने ऐसे ही। नेक्स्ट सिंगल वाली कैसी होगी, सिंगल शेप होगी इस तरह की, इस तरह की। डिफरेंस समझ लेना, ठीक है। मैंने एक नहीं बनाए हैं, सिंगल शेप अलग अलग बनाई है, सिंगल और पीनट वाली और रोज और वॉलनट वाली अलग अलग शेप बनाई है। ये 4 कॉम्ब शेप हैं, ये 4 क्या है, कॉम्ब शेप है, फ्लावर की कॉम्ब शेप है, पेटल की शेप है, ठीक है। मैं एक एक पेटल शो की है मैंने, ठीक है, क्योंकि कंफ्यूज ना हो जाओ तुम लोग, ठीक है, इसलिए मैंने एक एक पेटल शो की है, एक एक पेटल में शेप दिखाई है तुम लोगों को। अब देखो ये किस तरह से डिफरेंस क्रिएट करती है, किस तरह से एलेलिक इंटरेक्शन में नए आयाम बनाती है, ठीक है, समझने की कोशिश करना। देखो हम लोग करेंगे क्रॉस, ठीक है, हम लोग कर रहे हैं क्रॉस, किस किस के बीच में, पहले यहीं से स्टार्ट करते हैं क्रॉस। हम लोग क्रॉस कर रहे हैं रोज और पीनट में, रोज, ये तो है रोज, और ये है जिसके साथ क्रॉस कर रहे हैं पीनट शेप, ये है पीनट शेप। इन दोनों के बीच में हम लोग करेंगे क्रॉस। इनकी क्रॉसिंग से जो बनेगा वो क्या होगा, इनकी क्रॉसिंग से जो रिजल्ट बनेगा वो यही होगा। देखो ध्यान से, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल पी, स्मॉल पी, और ये कैसी है, ये शेप है वॉलनट, ये शेप है वॉलनट टाइप की। ये क्या थी, ये थी पीनट, ये है पीनट शेप, और ये कैसी शेप थी, ये है रोज शेप, गुलाब जैसी, ठीक है। अब देखो ये आ गया, ये F1 जनरेशन है, ये क्या है, ये F1 जनरेशन है। अब F1 की हम लोग करवाएंगे सेल्फिंग, F1 की करवाएंगे सेल्फिंग, तो करवाओ, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल पी, स्मॉल पी। क्रॉस किससे करवाएंगे,
कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल पी स्मॉल पी। ठीक है, अब देखो यहां गैमेट किस तरह के बनेंगे, क्रॉसिंग के वक्त गैमेट किस तरह के बनेंगे, देखो ध्यान देना। एक गैमेट तो बनेगा जिसमें कैपिटल आर हो और कैपिटल पी हो, एक गैमेट बनेगा जिसमें कैपिटल आर हो और स्मॉल पी हो, एक गैमेट बनेगा जिसमें स्मॉल आर हो और कैपिटल पी हो, एक गैमेट बनेगा जहां स्मॉल आर हो और स्मॉल ही पी हो। ठीक है, ये गैमेट बनेंगे। नॉर्मली इनका रेशियो कैसा आना चाहिए था, नॉर्मली रेशियो आना चाहिए था 9:3:3:1 आना चाहिए था, बट चेंज हो गया क्योंकि ये कोलैबोरेटिव जीन है। ठीक है, कैसे चेंज हुआ, ये शेप कैसी आएगी, ये शेप आएगी रोज शेप, ये शेप आएगी रोज। ये कैसी आएगी, ये आएगी कैपिटल आर है स्मॉल पी है। ठीक, सॉरी ये रोज नहीं, कैपिटल आर कैपिटल पी तो वॉलनट शेप होती है। सॉरी सॉरी सॉरी, हो जाता है कभी कभी। ठीक है, ये क्या है, ये कैसी शेप है, ये है वॉलनट, ये वॉलनट शेप आ गई। ठीक है, ये वॉलनट शेप आ गई। नेक्स्ट ये कैसी आएगी, ये आएगी रोज शेप, कैपिटल आर है ना तो रोज आ गया। ये कैसी शेप है, ये शेप होगी कैपिटल पी है तो पीनट, पीनट शेप आ गई। और ये कैसी शेप आई, ये शेप आ गई सिंगल, ये कैसी आई सिंगल, ये कैसी आई सिंगल। अब तुम लोग देखना डिफरेंस कहाँ क्रिएट होता है। देखो हम लोगों ने 4 तरह की कॉम्ब शेप लेकर के क्रॉस करवाया है, 4 तरह की कॉम्ब शेप लेकर के क्या किया है, क्रॉस करवाया है, और जो रिजल्ट था वो हमें मिल गया रिजल्ट। ठीक है, अब हम देखेंगे कि जो प्योर फॉर्म का रिजल्ट है वो क्या है और जो इम्प्योर फॉर्म का रिजल्ट है वो क्या है। हमें प्योर फॉर्म का रिजल्ट क्या मिला है और इम्प्योर फॉर्म का रिजल्ट क्या मिला है। तो देखो इस क्रॉस को ध्यान से देखो, इस क्रॉस को ध्यान से देखो, इसमें रिजल्ट क्या आया है, प्योर फॉर्म का रिजल्ट कौन सा है और इम्प्योर फॉर्म का रिजल्ट कौन सा है। ठीक है, देखो देखो प्योर फॉर्म क्या ली है हम लोगों ने, रोज और क्या पीनट। ठीक है, इम्प्योर क्या बने, वॉलनट और सिंगल वाले। तो प्योर और इम्प्योर की देख लो रिजल्ट क्या आएगा। यहां रोज और पीनट कितने आए हैं, 3 और 3, यानी प्योर फॉर्म यानी जो पेरेंटल थी या प्योर मैं मान रहा हूं वो तो आई है 6 मेरे पास, और जो इम्प्योर या हाइब्रिड वाली है वो वॉलनट और सिंगल 9 + 1 10, तो 6:10 आ गया। ठीक है, इसका फिनोटाइपिक रेशियो 6:10 आना चाहिए, बट इसको थोड़ा शॉर्ट कर लेते हैं हम लोग, शॉर्ट कर लेते हैं तो इसको काटते हैं तो ये रिजल्ट क्या मिलेगा हमें, ये रिजल्ट मिलेगा 3:5, क्योंकि दोनों बराबर कट रहे हैं 2 से। ठीक है, 3:5 रिजल्ट मिला है, और यही मेन रेशियो है किसका, कोलैबोरेटिव जीन का, यही मेन रेशियो है कोलैबोरेटिव जीन का। ये रेशियो मिला था, चेंज होकर के ये बन गया। अब कहीं ये ना दिया हो तो ये भी आएगा, कंफ्यूज नहीं होना, क्या by2 ही तो किया है, 6/2 3, 10/2 5। ठीक है, यही तो किया है हम लोगों ने, तो रेशियो को थोड़ा आसान कर लिया, छोटा कर लिया। ये है कोलैबोरेटिव जीन, ये क्या है कोलैबोरेटिव जीन, यानी एग्जाम्पल कॉम्ब शेप ऑफ फ्लावर, फ्लावर की कॉम्ब शेप का किस तरह से क्रॉस बना है वो हम लोगों ने चेक कर लिया। क्लियर है, जल्दी से वीडियो को पॉज करो, ये पॉइंट यही निपटा डालो। ठीक है, जल्दी मैं साइड हो जाता हूँ, वीडियो को पॉज करो, पॉइंट यही कंप्लीट करो। क्लियर है, तो ये बात हुई कोलैबोरेटिव जीन की। ओके, तो आज इस लेक्चर में इतना ही, बाकी हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, गुड बाय।